Goal, nation's leading institute. Hello students, today we are here to discuss the solution of spot test first held on 16th of January 2026. Let's start our discussion. Now the first question is, the period of oscillation of a simple pendulum is t is equal to 2.0 L by G. Measured value of L is 12 cm known to 1 mm accuracy and the time of 150 oscillation of the pendulum is found to be 130 seconds using a wristwatch of 1 second resolution. What is the accuracy in the determination of the G? देखिए अगर हम लोग इस फार्मूला को थोड़ा सा रीअरेंज करें इस फार्मूला को, दैट इज t इज इक्वल टू 2 पाई टाइम्स ऑफ अंडर रूट L बाई जी. तो क्या यहाँ से लिख सकते हैं t स्क्वायर इज इक्वल टू 4 इंटू पाई का स्क्वायर L बाई जी, यानी कि जो g का वैल्यू होगा वो मिलेगा आपको 4 पाई स्क्वायर इंटू L डिवाइडेड बाई टी स्क्वायर. अगर ये पर रिलेटिव चेंज की बात करें आप, g क्या होगा फिर परसेंटेज में लिख लेंगे, तो दैट इज डेल्टा g बाई जी. रिलेटिव चेंज की बात करें हम लोग, विल बी इक्वल टू 4 पाई स्क्वायर कांस्टेंट टर्म है तो मिलेगा लेंथ के टर्म में डेल्टा L बाई एल प्लस 2 टाइम्स ऑफ डेल्टा t बाई टी, ये मिला हम लोग को फैक्टर में. तो परसेंटेज चेंज पूछा जाए इन g क्या हो जाएगा, तो लिखेंगे डेल्टा L डिवाइडेड बाई एल इंटू 100 से मल्टीप्लाई प्लस 2 टाइम्स ऑफ डेल्टा t डिवाइडेड बाई टी इंटू 100 से मल्टीप्लाई फॉर परसेंटेज के लिए. एक टर्म यहाँ पे दे रखा, हम लोग जानते हैं जो स्मॉल टी यानी टाइम जो होगा वो n टाइम्स ऑफ टी, जहाँ पे n क्या है नंबर ऑफ ऑसिलेशंस. नंबर ऑफ ऑसिलेशन के रिस्पेक्ट में ये कैपिटल टी क्या है टाइम पीरियड. अगर इसमें रिलेटिव चेंज लिखे तो डेल्टा टी डिवाइडेड बाई टी रिलेटिव चेंज इन टाइम टी. तो अगेन ये क्या हो जाएगा इंडिपेंडेंट हो जाएगा नंबर ऑफ ऑसिलेशन से, तो इसको अगेन आप लिख सकते हैं डेल्टा टी डिवाइडेड बाई टी. इट मीन्स यहाँ पे नंबर ऑफ ऑसिलेशन से रिलेटिव जो चेंज लिख रहे हैं टाइम पीरियड में वो इंडिपेंडेंट. सारी वैल्यूज को यहाँ पे पुट किए. डेल्टा एल दे रखा है आपको कितना यहाँ पे 1 mm और ये टोटल लेंथ दे रखा है आपको यहाँ पे 12 सेंटीमीटर, तो इसको भी सेंटीमीटर में कन्वर्ट करें तो 0.1 डिवाइडेड बाई 12 इंटू 100 प्लस 2 टाइम्स ऑफ इंटू ये दशमलव, ये यहाँ पे डेसिमल पॉइंट है. डेल्टा टी की बात करें तो 1 सेकेंड रेजोल्यूशन ऑफ रिस्ट वॉच दे रखा है, दैट इज 1 डिवाइडेड बाई टोटल टाइम यहाँ पे दे रखा है 130 सेकेंड, दैट इज 130 इंटू मल्टीप्लाइड बाई 100. इसको सॉल्व किए तो रिजल्ट आ गया आपके पास 2.37%. तो ऑप्शन दिखा आपको यहाँ पे सेकेंड. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर सेकेंड. Two towns A and B are connected by a regular bus service with a bus leaving in either direction every t minutes. A man cycling with a speed of 25 km per hour in the direction A to B notices that a bus goes past him every 24 minutes in the direction of his motion. Again यहाँ बोला गया and every 9 minutes in the opposite direction. What is the period t of the bus service? देखिए कुछ ऐसा बोला गया कि यहाँ पे A और B दो स्टेशन हैं जिसके बीच में एक रेगुलर बस सर्विस टाइम टी में चलना शुरू करता है, जिसको स्पीड यहाँ पे बस लिख रहे हैं. मान लेते हैं इसका स्पीड है v स्पीड से. एक साइकिलिस्ट है जो इधर एक बार इस स्पीड से चलना शुरू करेगा अलोंग द डायरेक्शन ऑफ करंट के अलोंग द डायरेक्शन ऑफ मूविंग ऑफ द बस, और फिर एक बार अपोजिट डायरेक्शन में जिसके लिए टाइम दे रखा है. तो अगर यहाँ पे बात करें डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाई बस क्या हो जाएगा विद स्पीड v के लिए, डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाई बस इन टाइम t मिनट, जो कि क्वेश्चन में दे रखा है t मिनट. तो क्या यहां से लिख सकते हैं डिस्टेंस ऑफ A एंड B विल बी इक्वल टू स्पीड इन टू टाइम. यहां से मिला आपको. फिर दे रखा है सेकंड, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन के अकॉर्डिंग 24 मिनट में साइकिलिस्ट जो है बस के दिशा में चलना शुरू करता है. तो क्या यहाँ पे लिख सकते हैं हम लोग टाइम सीन जानते हैं, टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड, दैट इज डिस्टेंस डिवाइडेड बाई स्पीड. अब यहाँ पे रिलेटिव का कॉन्सेप्ट लेकर आएंगे बिकॉज साइकिलिस्ट और बस दोनों एक डायरेक्शन में चलना शुरू किया. ये समय दे रखा है आपको 24 मिनट में लिख रहे हैं हम लोग. डिस्टेंस यहाँ से लिख लेंगे बिकॉज ए से बी के बीच में जो डिस्टेंस है वो यहाँ पे फिक्स है, दैट इज लिख रहे हैं हम लोग स्पीड ऑफ द बस इनटू टाइम टी, जो कैपिटल टी दे रखा है, डिवाइडेड बाई जब दोनों सेम डायरेक्शन में होगा बस और साइकिलिस्ट, तो जानते हैं हम लोग सेम डायरेक्शन में रिलेटिव वेलोसिटी, चूंकि यहाँ पे अगर बात करेंगे तो रिलेटिव की बात करेंगे तो रिलेटिव क्या हो जाएगा माइनस में, तो वो दे रखा है आपको v माइनस
स्पीड ऑफ ये दे रखा है आपको साइकिलिस्ट का 25 किलोमीटर पर आवर, तो ये लिख लिए 25। तो जरा इसको यहाँ से फिर से रिजॉल्व करके सॉल्व कर लिए। 24v रीअरेंज करने के बाद 24 इंटू 25 इक्वल टू वी टी, इक्वेशन नंबर 1 लिख लिए। या इसको थोड़ा सा और रीअरेंज करें तो 25 माइनस ये हो जाएगा 600 इक्वल टू वी टी, अगेन इक्वेशन नंबर 1 इसको लिख लिए। सेकंड सिचुएशन में दे रखा है वो 9 मिनट लेता है जब दोनों अपोजिट डायरेक्शन में, तो इट मींस अपोजिट डायरेक्शन में दोनों का रिलेटिव वेलोसिटी क्या हो जाएगा, ऐड यहाँ पे। तो सेकंड सिचुएशन में लिख सकते हैं अब यहाँ पे 9 मिनट विल बी डिस्टेंस अगेन रिमेन सेम v इंटू टी। अब स्पीड लिख रहे हैं यहाँ पे v प्लस, अब चूंकि ऐड हो जाएगा ये वैल्यू आ गया आपके पास 25 के बराबर, तो इसको और रीअरेंज किए तो दैट इज 9v प्लस 25 इंटू 9 इज इक्वल टू v इंटू टी, इक्वेशन नंबर 2 लिख ले यहाँ पे। फ्रॉम 1 एंड 2 से Vt को रिप्लेस कर दे रहे हो तो यहाँ से रिजल्ट आपको दिखा 24 इंटू वी माइनस 600 इज इक्वल टू, ये वैल्यू आ गया आपके पास 9v प्लस 25 इंटू 9 के बराबर, ये वैल्यू लिख लिया हम लोग। तो यहाँ से सॉल्व किए v का वैल्यू, v की वैल्यू को रीअरेंज किए, इसको इधर लेकर आए तो ये वैल्यू आ गया आपके पास कितना, जब इधर लेकर आए तो दिखेगा यहाँ पे 13v, बिकॉज 13 इंटू 9 सॉरी ये हो जाएगा 15v, सॉरी 15v, इसको फिर से सही कर ले रहे हैं। ये वैल्यू आ गया आपके पास 15v इज इक्वल टू 600 प्लस ये मिलेगा आपको 25 इंटू 9, तो यहाँ से सॉल्व किए तो v का वैल्यू आ गया 55 किलोमीटर पर आवर। जब ये v का वैल्यू मिला, पूछा गया हम लोगों से टाइम, तो इसी को क्वेश्चन नंबर 1 में पुट कर दे रहे हैं। तो देखिए रिजल्ट आपके पास क्या आ गया, पुट इन 1 में, क्योंकि t अननोन है यहाँ पे अपने पास, तो 24 इंटू 55 माइनस 600 इज इक्वल टू 55 इंटू टी। इसको सॉल्व किए तो रिजल्ट आ गया t इक्वल टू 13.09 मिनट। तो ऑप्शन दिखा आपको यहाँ पे फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3। A drunkard walking in a narrow lane takes 8 steps forward and 5 steps backward, followed again by 8 steps forwards and 5 steps backwards, and so on. Each step is 1 meter long and requires 1 second. How long the drunkard takes to fall a pit 29 meter away from, दे रखा है यहाँ पे, the start point. एक्चुअली में आपसे स्टार्ट पॉइंट पूछा गया। देखिए क्या यहाँ बोला गया कि 8 स्टेप फॉरवर्ड है। अगर फॉरवर्ड डायरेक्शन के, इसको F से लिख रहे हैं, ये कितना स्टेप चलता है 8 स्टेप्स, और यहीं पे बैकवर्ड डायरेक्शन में इसको कैपिटल B से लिख रहे हैं, ये स्टेप कितना ट्रेवल करता है 5। यानी अगर टोटल स्टेप की बात करें, टोटल स्टेप्स विल बी इक्वल टू 8 प्लस 5 विल बी इक्वल टू 13 स्टेप। अगर 13 स्टेप है तो टोटल टाइम कितना लेगा इस केस में टू ट्रेवल द 13 स्टेप्स, तो यानी कि हर एक स्टेप में 1 सेकेंड, तो यहाँ पे आ जाएगा 13 सेकेंड। लेकिन अगर डिस्प्लेसमेंट की बात करें, यहाँ पे इनिशियल डिस्प्लेसमेंट की बात करें तो देखिए डिस्प्लेसमेंट ऑफ स्टेप्स लिख रहे हैं हम लोग। ऐसा करने में फॉरवर्ड और बैकवर्ड चलने में उसके पास डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ, तो पता चला यहाँ पे 8 फॉरवर्ड था, 5 यहाँ पे बैकवर्ड है, तो ये डिस्प्लेसमेंट आ गया इसके पास 3 मीटर। अगर वो इसके पास डिस्प्लेसमेंट 3 मीटर है तो टोटल जो पिट का डिस्टेंस दे रखा है वो 29। जब ड्रंकार्ड फॉरवर्ड डायरेक्शन में चलना शुरू करेगा तभी यहाँ पे कोई पिट होगा, इस पे जाके ये फॉल करेगा। इट मींस डिस्प्लेसमेंट ऑफ ड्रंकार्ड बिफोर फॉल, डिस्प्लेसमेंट बिफोर फॉल ऑन द पिट, गिरने से पहले। तो टोटल दूरी पे कितना है 29 मीटर, जिसमें वो फॉरवर्ड स्टेप कितना चलता है 8 मीटर, बिकॉज हर एक स्टेप है 1 मीटर का। तो 21 मीटर स्टेप यानी दूरी पर वो जाके फॉल करेगा। यहाँ से रिजल्ट मिला। अगर 21 मीटर मिल रहा है यहाँ पे, तो हर एक स्टेप में कितना चल रहा है वो 13 स्टेप में उसके पास डिस्प्लेसमेंट कितना है 3 मीटर का, और बिफोर फॉल होने के लिए टोटल डिस्प्लेसमेंट उसके पास कितना पिट में वो दे रखा है 21 मीटर। तो क्या करेंगे आप 3 मीटर एक स्टेप में लिए तो इसमें टोटल समय कितना लगा 13 सेकंड, बिकॉज 8 फॉरवर्ड डायरेक्शन में और 5 बैकवर्ड डायरेक्शन में। ऐसे यहाँ पे दूसरा ये 3 स्टेप चलेगा, फिर इसको समय कितना लगेगा 13 सेकंड का।
ऐसे ही सो ऑन चलते चलते अगर आप यहाँ देखें 13 सेकेंड, और टोटल यहाँ पे जो स्टेप हो जाएगा तो 7 इंटू यहाँ पे लिखेंगे हम लोग कितना 3, तो 7 इंटू 3 कितना हो जाता है 21। चूंकि 21 मीटर पाने के लिए 13 इंटू 7 से यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे तभी आपको 21 मिलेगा, बिकॉज 7 इंटू 3 विल बी इक्वल टू 21 मीटर। तो ये कितना आ गया आपके पास 91 सेकेंड। लेकिन पूछा कहाँ से है, स्टार्ट से, तो स्टार्ट में पहले वो कितना स्टेप चला था 8 स्टेप, उसमें सेकंड कितना लगा था तो 8 सेकंड। तो इसी में स्टार्ट होने से 8 सेकंड और ऐड कर देंगे तो आंसर आ गया आपके पास 99 सेकंड। तो ऑप्शन दिखा है यहाँ पे 4। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, ए जेट एयरप्लेन ट्रेवलिंग एट द स्पीड ऑफ 800 किलोमीटर पर आवर इजेक्ट्स इट्स प्रोडक्ट ऑफ कंबर्शन एट द स्पीड ऑफ 2000 किलोमीटर पर आवर रिलेटिव टू द जेट प्लेन। What is the speed of the latter with respect to an observer on the ground? देखिए मान लेते हैं अगर प्लेन जो है अपना ये इस डायरेक्शन में जा रहा है, दिस इज द वेलोसिटी ऑफ प्लेन, जिसका स्पीड यहाँ पे दे रखा है 800 किलोमीटर पर आवर, तो ऐसा लिख लिए। और यहीं पे कंबर्शन यानी जो गैसेस है, जो इसका रिफ्यूजल पार्ट है वो किधर दिख रहा है, ये स्पीड ऑफ कंबर्शन विद रिस्पेक्ट टू प्लेन ये दे रखा है आपको 2000 किलोमीटर पर आवर, इसको लिख लिया यहाँ पे, ये भी किलोमीटर पर आवर, ये भी किलोमीटर पर आवर में। तो जान रहे हम लोग रिलेटिव वेलोसिटी का कॉन्सेप्ट, तो वेलोसिटी ऑफ कंबर्शन विद रिस्पेक्ट टू प्लेन, जिसको यहाँ पे बोला गया लेटर, विल बी इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ कंबर्शन विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड माइनस वेलोसिटी ऑफ प्लेन विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। ये इसको अपोजिट डायरेक्शन में माने तो इसका वैल्यू कितना दे रखा है -2000 आई कैप वेक्टर फॉर्म में वेलोसिटी ऑफ कंबर्शन विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड पूछा गया क्वेश्चन में, जबकि प्लेन मूव कर रहा है 800 किलोमीटर पर आवर से, लेकिन पॉजिटिव डायरेक्शन में एज्यूम किए। तो वेलोसिटी ऑफ कंबर्शन विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, जो ऑब्जर्वर ग्राउंड पे खड़ा है उसको कैसा स्पीड दिखेगा, तो वही लिख रहे हैं -2000 आई कैप, और ये प्लस हो जाएगा 800 आई कैप, तो ये रिजल्ट आ गया माइनस का 1200 आई कैप। यानी कि इसके स्पीड के मैग्नीट्यूड की बात कर लें तो विल बी इक्वल टू 1200 किलोमीटर पर आवर। तो ऑप्शन दिखा आपको यहाँ पे फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, on a two-lane road, car A is traveling with a speed of 54 km per hour. Two cars B and C approach car A in opposite direction with a speed of 90 km per hour each. पहले देखो सिचुएशन बना लेते हैं। यहाँ पे कार A है, कार A का स्पीड दे रखा है, इसको VA लिख रहे हैं, स्पीड ऑफ कार जो कि है 54 किलोमीटर पर आवर, इसको 5/18 से मल्टीप्लाई करके मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट कर लिए, तो ये कितना आ गया 15 मीटर पर सेकंड, ये स्पीड मिल गया आपको किलोमीटर पर आवर से। दो कार है, एक कार यहाँ पे एज्यूम कर लेते हैं ये कार B है, जिसका स्पीड दे रखा है आपको 90 किलोमीटर पर आवर, इसको अगेन कन्वर्ट कर लिए 5/18 से, तो ये वैल्यू आ गया 25 मीटर पर सेकंड, ये कार B है। और यहीं पे कार C भी है, जो इसको अपोजिट डायरेक्शन में ऐसा बोला गया, ये C कार, तो इसकी भी स्पीड किसके बराबर हो गया, दैट इज 25 मीटर पर सेकंड, बिकॉज इंडिविजुअल दोनों का स्पीड दे रखा है 90 किलोमीटर पर आवर। At a certain instant when the distance AB is equal to AC, it means जो डिस्टेंस A का B से होगा वही डिस्टेंस C का भी A से होगा, ऐसा बोला गया, बिकॉज इक्वल टू AB इक्वल टू AC बोल रहा, बोथ बीइंग 3 किलोमीटर, यानी ये डिस्टेंस आपको दे रखा है 3000 मीटर के बराबर, तो ये भी डिस्टेंस आपको मिल गया यहाँ से 3000 मीटर के बराबर, बिकॉज किलोमीटर को मीटर में कन्वर्ट कर लिए। B decides to overtake A before C does. What minimum acceleration of car B is required to avoid an accident? देखिए अगर यहाँ पे हम लोग ये पता कर लें कि कार C कार A तक पहुँचने में इस स्पीड से रिलेटिव स्पीड से कितना समय लेगा, उतने ही समय में अगर ये एक्सीडेंट को अवॉइड करना है तो किस एक्सेलरेशन से इसको एक्सीलरेट करें ताकि एक्सीडेंट ना होने पाए, वही वैल्यूज हम लोगों से पूछा गया। तो क्या यहाँ पे लिख सकते हैं, सॉरी, टाइम टेकन बाई कार B, टाइम टेकन बाई कार C टू रीच कार A, टू रीच कार A। देखो टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस, डिस्टेंस कितना चलना है इसको 3000 डिवाइडेड बाई स्पीड, लेकिन स्पीड कैसा लिखेंगे हम लोग रिलेटिव, तो ये वैल्यू कितना आ गया आपके पास 3000, दोनों अपोजिट डायरेक्शन में, तो 25 + 15 लिख लिए,
25 प्लस 15 तो ये आ गया आपके पास 75 सेकंड। 75 सेकंड उसको लगेगा कार सी को ए तक आने में। उतने ही समय में कार बी अपने आप को किस एक्सेलरेशन से एक्सेलरेट करे ताकि यहाँ पे एक्सीडेंट ना हो सके। तो देखिए यहाँ पे लिख रहे हैं वी रिलेटिव फॉर कार बी के लिए, फॉर कार बी वी रिलेटिव विल बी इक्वल टू, दोनों सेम डायरेक्शन में, तो कितना हो जाएगा 25 माइनस 15 विल बी इक्वल टू 10 मीटर पर सेकेंड। तो क्या यहाँ से लिख सकते हैं एस रिलेटिव विल बी इक्वल टू वी रिलेटिव इंटू टी प्लस हाफ ऑफ ए रिलेटिव इंटू टी स्क्वायर। तो एस रिलेटिव क्वेश्चन में 3000 मीटर, वी रिलेटिव जस्ट पता किए 10 और टाइम का वैल्यू यहाँ पे 75 प्लस हाफ ऑफ एक्सेलरेशन ए पता करना, ये वैल्यू 75 इंटू 75। इसको सॉल्व किए तो यहाँ से रिजल्ट आ गया ए इज इक्वल टू 0.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर एक्सेलरेशन। तो ऑप्शन सेकंड इज द राइट आंसर। नेक्स्ट Next question, question number 6. Two trains A and B of length 600 meter each are moving on a two parallel tracks with a uniform speed of 80 km per hour in the same direction. With A ahead of B, the driver of B decides to overtake A and accelerates by 2 meter per second. If after 70 seconds the guard of B just brushes past the driver of A, what was the original distance between them? देखिए अगर यहाँ पे हम लोग शॉर्टकट मेथड से बात करें तो क्या लिख सकते हैं एस रिलेटिव बिकॉज रिलेटिव सेपरेशन बिटवीन ए एंड बी विल बी इक्वल टू यू रिलेटिव इंटू टी प्लस हाफ ऑफ ए रिलेटिव इंटू टी स्क्वायर, ऐसा अप्लाई कर सकते हैं। फर्स्ट केस में दोनों सेम डायरेक्शन में, तो रिलेटिव स्पीड यहाँ पे क्या हो गया 0 और समय कितना लग रहा था 70, तो टर्म पूरा 0 आ गया। हाफ ऑफ लिखे एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन यहाँ पे दे रखा है 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, तो 2 लिखे, इसकी वैल्यू कितना आ गया 70 इंटू 70, तो ये वैल्यू एस रिलेटिव यानी रिलेटिव सेपरेशन बिटवीन देम कितना हो गया आपके पास ये 4900 मीटर के बराबर। तो ऑप्शन आ गया आपके पास यहाँ पे 4। नेक्स्ट Question number 7. A police van moving on a highway with a speed of 50 km per hour fires a bullet at a thief car speeding away in the same direction with a speed of 230 km per hour. If the muzzle speed of the bullet is 200 meter per second, muzzle speed का मतलब होता है speed of the bullet with respect to moving object, यानी मूविंग ऑब्जेक्ट यहाँ पे क्या दे रखा है आपको पुलिस का वैन, यानी उसके रिस्पेक्ट में ये स्पीड दे रखा है। विद व्हाट डज द बुलेट हिट द थीफ्स कार, यानी लास्ट स्टेटमेंट आपसे पूछा कि वेलोसिटी ऑफ बुलेट विद रिस्पेक्ट टू थीफ क्या होगा। तो पहले यहाँ पे फर्स्ट कंडीशन के अकॉर्डिंग लिखने चले कि वेलोसिटी ऑफ बुलेट विद रिस्पेक्ट टू पुलिस, जो कि मूविंग यानी मजल स्पीड है, लिखेंगे वेलोसिटी ऑफ बुलेट विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड माइनस वेलोसिटी ऑफ पुलिस विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। तो यहाँ पे मजल स्पीड दे रखा है आपको 200 विल बी इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ बुलेट विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, जबकि यहाँ पे इसका स्पीड दे रखा है 50 इंटू 5/18 ताकि इसको मीटर पर सेकंड में लिख सकें। तो वेलोसिटी ऑफ बुलेट आपको मिल गया यहाँ से, वेलोसिटी ऑफ बुलेट विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड विल बी इक्वल टू 200 प्लस 50 इंटू 5/18। नाउ अब पूछ रहा है आपसे कि वेलोसिटी ऑफ बुलेट विद रिस्पेक्ट टू थीफ क्या होगा, जहां पे टी को हम लोग रिप्रेजेंट कर रहे हैं थीफ से और पी को रिप्रेजेंट कर रहे हैं पुलिस वैन से। तो वेलोसिटी ऑफ बुलेट विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड माइनस वेलोसिटी ऑफ थीफ कार विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। तो ये स्पीड आपसे पूछा जा रहा है, ये स्पीड आपने अभी जस्ट लिखा 200 प्लस 50 इंटू 5/18 माइनस वेलोसिटी ऑफ थीफ दे रखा है कार का, जो कि आपके पास यहाँ पे 230 किलोमीटर पर आवर। तो 230 इंटू 5/18 से मल्टीप्लाई कर लिए, ये वैल्यू आपके पास दिखा। जब इसको सॉल्व किए तो ये वैल्यू रिजल्ट आपके पास आ जाएगा यहाँ पे 150 मीटर पर सेकेंड, दैट इज विल बी इक्वल टू ऑप्शन 3। नेक्स्ट Next question, question number 8. Figure gives the xt plot of a particle executing one-dimensional simple harmonic motion.
पहला ही स्टेटमेंट बोल दिया सिंपल हार्मोनिक मोशन, तो स्प्रिंग फोर्स जानते हैं माइनस के एक्स के बराबर विल बी इक्वल टू एम ए, तो एक्सेलरेशन विल बी इक्वल टू माइनस के बाई एम इंटू एक्स। पहले ये रिजल्ट लिख लिए। गिव द साइन ऑफ पोजीशन वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन वेरिएबल्स ऑफ द पार्टिकल एट टी इक्वल टू माइनस का 1.3, माइनस का 1.3 मतलब कहीं यहाँ पर आ गए हम लोग। यहाँ पे आपसे पूछ रहा कि ये वैल्यू क्या होगा वेलोसिटी का, एक्सेलरेशन का और यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट का। तो अगर हम लोग देखें -1.3 का मतलब हम लोग चले गए इधर इस तरफ लेफ्ट साइड में, और उस लेफ्ट साइड में यहाँ पे देख रहे हैं कि x की वैल्यू किधर है, डाउनवर्ड डायरेक्शन में, तो x तो निगेटिव होगा, तो ऑप्शन फर्स्ट, ऑप्शन 3, ऑप्शन सेकंड, ऑप्शन 4 सब सही है अभी फर्स्ट के अकॉर्डिंग। लेकिन इतना जरूर जानते हैं कि हम लोग xt ग्राफ है अगर आपके पास, तो xt ग्राफ का अगर स्लोप पता कर लें, स्लोप ये बताएगा आपको वेलोसिटी, बिकॉज वेलोसिटी होता क्या dx बाई dt। यानी कि इस वाले कंडीशन में कुछ ऐसा आपको दिख रहा है, यहाँ पे हम लोग कंडीशन देख रहे हैं इस वाले पॉइंट पे, बिकॉज माइनस 1.3 है। यहाँ पे अगर हम लोग स्लोप की बात करें तो टेंजेंट ड्रॉ करेंगे, दैट इज थीटा, और ये थीटा 90 से छोटा है क्योंकि ये इंक्रीजिंग कर्व होता है, बिकॉज यहाँ पे स्लोप नेगेटिव, यहाँ 0, तो यहाँ स्लोप क्या आता है पॉजिटिव, तो v मस्ट बी पॉजिटिव, v पॉजिटिव यहाँ भी है, यहाँ भी है, v नेगेटिव, यानी सेकंड एंड फोर्थ तो गलत हो गया, ऑप्शन फर्स्ट या थर्ड होना चाहिए। अब एक्सेलरेशन की बात करें तो अगर यहाँ पे x नेगेटिव है, x नेगेटिव है, तो एक्सेलरेशन क्या होना चाहिए पॉजिटिव, तो ऑप्शन आपको एक ही दिखा, दैट इज 3। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9। रेन इज फॉलिंग वर्टिकली विद द स्पीड ऑफ 8 मीटर पर सेकंड। ए वुमन राइड्स अ बाइसिकल विद द स्पीड ऑफ 6 मीटर पर सेकंड इन ईस्ट टू वेस्ट डायरेक्शन। व्हाट इज द डायरेक्शन इन विच शी शुड होल्ड हर अम्ब्रेला। देखिए कुछ ऐसा कंडीशन दे रखा है, दिस इज द स्पीड ऑफ अ रेन, और ये इधर दे रखा है आपको स्पीड ऑफ अ वुमन जो ईस्ट से वेस्ट की तरफ। अगर हम लोग साइन कन्वेंशन की यहाँ बात कर ले, इसको कंसीडर करते हुए नॉर्थ, इसको साउथ, इसको ईस्ट, इसको वेस्ट, तो यहाँ लिखेंगे वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू वुमेन क्या हो जाएगा, दैट इज वेलोसिटी ऑफ रेन माइनस वेलोसिटी ऑफ वुमेन। वेलोसिटी ऑफ रेन की बात करें तो ये दे रखा आपको माइनस वी आर जे कैप माइनस, जबकि ये दे रखा माइनस का वी डब्ल्यू आई कैप। वेक्टर फॉर्म में लिख रहे हैं वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू वुमेन, वेक्टर फॉर्म में इसको कंसीडर किए। जैसे कंसीडर किए तो ये रिजल्ट देखिए क्या आ गया, वेलोसिटी ऑफ वुमेन आई कैप आ गया, जबकि माइनस वेलोसिटी ऑफ रेन जे कैप। यानी कि अब ये जो रिलेटिव वेलोसिटी यहाँ पर अप्लाई किए तो इसका जो रिजल्टेंट वैल्यू इसमें आई पॉजिटिव और यहाँ पे जे क्या है नेगेटिव, तो आई पॉजिटिव जे नेगेटिव किस कोऑर्डिनेट पे हम लोग आ गए, हम लोग आ गए यहाँ पे फोर्थ कोऑर्डिनेट के पास में। देखिए कुछ ऐसा, ये आपको दिखा वेलोसिटी ऑफ रेन, ये मिल गया आपको वेलोसिटी ऑफ वुमेन, ये वर्टिकल से किस डायरेक्शन में, बिकॉज ये इसके पास रिजल्टेंट दिखेगा वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू मैन, किधर अम्ब्रेला को होल्ड करे ये बताना है आपको कि यहाँ पे ये देखिए नॉर्थ से किस डायरेक्शन में जा रहे हैं हम लोग, ये नॉर्थ हो गया, ये वेस्ट हो गया। तो ये अगर थीटा है तो यहाँ भी क्या दिखेगा आपको थीटा, तो टैन थीटा डायरेक्शन के लिए ये दिखेगा परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाय बेस, दैट इज वी वुमेन डिवाइडेड बाय वी रेन, दैट इज 6 डिवाइडेड बाय ये दे रखा आपको 8, तो ये हो जाएगा 3 डिवाइडेड बाय 4 विल बी इक्वल टू टैन थीटा। तो थीटा का वैल्यू यहाँ से आ जाएगा एंड टैन इनवर्स थीटा विल बी इक्वल टू टैन इनवर्स 3/4। लेकिन किस डायरेक्शन में दिखेगा टैन इनवर्स 3/4, वर्टिकल से वेस्ट डायरेक्शन में, तो वर्टिकल से वेस्ट डायरेक्शन में, तो ऑप्शन आपको दिखा यहाँ पे फर्स्ट, देखिए वर्टिकल से वेस्ट डायरेक्शन में। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10। Rain is falling vertically with a speed of 24 meter per second. Winds starts blowing after some time with a speed of 10 meter per second in east to west direction. देखिए कुछ ऐसा, ये है velocity of rain, ये दे रखा आपको velocity of wind according to question। यहाँ पे इस बार wind आ गया, W से wind को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। 10 meter per second in which direction should a boy waiting at a bus stop hold his umbrella। देखिए यहाँ पे अगर इस डायरेक्शन की बात करें तो ये कुछ आपको रिजल्टेंट मिलेगा कुछ ऐसा, इसके विंड की वजह से वेलोसिटी ऑफ रेन का, तो वर्टिकल से किस डायरेक्शन में इसको होल्ड करें, अगर ये नॉर्थ है, ये साउथ है, ये फिर अगेन डायरेक्शन ईस्ट हो गया, ये डायरेक्शन वेस्ट हो गया, तो यहाँ पे अम्ब्रेला कैसे यहाँ पे होल्ड करें, तो वर्टिकल से थीटा। देखिए इस बार जो डायरेक्शन दिखेगा वो ईस्ट की तरफ दिख रहा है क्योंकि यहाँ पे विंड है ये,
ये स्पीड ऑफ अ विंड दे रखा है क्वेश्चन में, जो कि है कितना 10 मीटर पर सेकेंड, और वो है 24 मीटर पर सेकेंड। ये स्पीड दे रखा है 24 मीटर पर सेकेंड, ये 10 मीटर पर सेकेंड। तो tan थीटा अगेन यहाँ पे अप्लाई किया डायरेक्शन के लिए, परपेंडिकुलर दैट इज 10 डिवाइडेड बाई बेस है यहाँ पे, तो ये आ गया 5 डिवाइडेड बाई 12। तो थीटा इज इक्वल टू दैट इज tan इनवर्स 5 डिवाइडेड बाई 12, लेकिन किधर नॉर्थ से, इस बार ईस्ट के डायरेक्शन में, तो 5/12। तो ऑप्शन दिखा आपको यहाँ पे 4, जो कि नॉर्थ से ईस्ट के डायरेक्शन में है, तो ऑप्शन आया 4th। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11। A motorboat is racing towards north at 36 km per hour and a water current in that region is 15 km per hour in the direction of 30 degree east of south. Find the resultant velocity of the boat। क्या होगा ये बताना है आपको। देखिए मोटर बोट कुछ ऐसा मूव कर रहा है नॉर्थ के डायरेक्शन में, पहले इसको एज्यूम कर लेते हैं। ये अब डायरेक्शन वाइज, ये ईस्ट है, ये वेस्ट है, इधर नॉर्थ हो गया, इधर यहाँ पे साउथ हो गया। अकॉर्डिंग टू पहले यहाँ पे कन्वेंशन यूज कर लिया डायरेक्शन का, ये वेस्ट हो गया। नॉर्थ डायरेक्शन में 36, तो दिस इज द वेलोसिटी ऑफ बोट। इधर लिख लिए वेलोसिटी ऑफ बोट, बी फॉर बोट लिख रहे हैं हम लोग, जिसकी स्पीड दे रखा है 15 किलोमीटर पर आवर इन द डायरेक्शन, सॉरी ये दे रखा है आपको 36 किलोमीटर पर आवर, तो 36 किलोमीटर पर आवर लिख लिए। वाटर करंट इन दैट रीजन इज 15 किलोमीटर इन द डायरेक्शन ऑफ 30 डिग्री ईस्ट ऑफ साउथ। तो इसका मीनिंग क्या होता है, साउथ से ईस्ट की तरफ बना हुआ एंगल 30 डिग्री, सॉरी ये वेस्ट लिख लिए, ये साउथ होगा यहाँ पे, इसको करेक्ट कर ले रहे हैं, है ना, दिस इज साउथ। 30 डिग्री ईस्ट ऑफ साउथ, यानी साउथ से ईस्ट की तरफ कितना बोला गया 30 डिग्री, इसका ये मीनिंग हुआ। तो ये स्पीड आपको दे रखा है स्पीड ऑफ वाटर, जो कि है आपके पास कितना 15 किलोमीटर पर आवर। तो पूछ रहा है रिजल्टेंट स्पीड क्या होगा, तो देखिए ये भी आपके पास वेलोसिटी, ये भी वेलोसिटी, वेक्टर क्वांटिटी। रिजल्टेंट पता करने के लिए इसके बीच का एंगल चाहिए। टोटल 180 माइनस 30 किया तो कितना हो गया ये 150। तो रिजल्टेंट वेलोसिटी के लिए लिखेंगे अंडर रूट v1 स्क्वायर प्लस v2 स्क्वायर प्लस 2v1 v2 का स्क्वायर, दैट इज vb स्क्वायर प्लस vv का स्क्वायर, वाटर का प्लस 2 वेलोसिटी ऑफ बोट, वेलोसिटी ऑफ वाटर इनटू कॉस थीटा। सारी वैल्यूज को यहाँ पे पुट किया तो अंडर रूट vb का वैल्यू दे रखा है 36, तो 36 का स्क्वायर प्लस ये वैल्यू दे रखा है 15, तो 15 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू 36 इंटू 15 इंटू कॉस ऑफ 150। तो क्या इसको 50 को लिख सकते हैं 90 प्लस 60, 90 प्लस 60 लिखेंगे, कॉस 90 प्लस 60, तो आगे सेकंड कोऑर्डिनेट में माइनस साइन 60 मिलेगा। सारी वैल्यूज को पुट करके सॉल्व किए तो ये रिजल्ट आ गया आपके पास 24 किलोमीटर पर आवर। तो ऑप्शन दिखा यहाँ पे आपको सेकंड। नेक्स्ट in a harbor, wind is blowing at a speed of 54 km per hour and the flag on the mast of a boat anchored in the harbor flutters along the north-east direction। यानी देखिए नॉर्थ डैश ईस्ट का मतलब ये हो जाता है कि जस्ट परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पे, अगर ये नॉर्थ है ये यहाँ पे ईस्ट है, तो नॉर्थ ईस्ट का मीनिंग ये हो गया, दैट इज नॉर्थ डैश ईस्ट का मीनिंग ये 45 डिग्री पे, 45 इधर से 45 इधर से। If the boat starts moving at a speed of 38 km per hour to north, तो यहाँ पे स्पीड ऑफ बोट आपको दे रखा है 38 किलोमीटर पर आवर, तो ये वैल्यू लिख लिए 38 किलोमीटर पर आवर। व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ द फ्लैग ऑन द मास्ट ऑफ द बोट विद रिस्पेक्ट टू द बोट। यानी अगर यहाँ पे ये मूव करना शुरू किया तो हम लोग लिख सकते हैं वेलोसिटी ऑफ विंड क्या होगा अलोंग नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में, तो दो कंपोनेंट, वेलोसिटी ऑफ विंड इन इधर आ गए हम लोग, तो cos 45 वेक्टर फॉर्म में लिख ले रहे हैं आई कैप, अगर ये फ्लो करना शुरू कर नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में, प्लस वेलोसिटी ऑफ विंड इनटू साइन 45 जे कैप लिख लिया ऐसा। जबकि यहाँ पे वेलोसिटी ऑफ जो बोट होगा वो लिखेंगे, ये दे रखा है आपको 38 इंटू जे कैप की तरफ, तो यहाँ लिख सकते हैं वेलोसिटी ऑफ बोट विद रिस्पेक्ट टू विंड क्या हो जाएगा, तो वेलोसिटी ऑफ बोट विद रिस्पेक्ट टू विंड
यहाँ से लिख लेंगे तो वेलोसिटी ऑफ बोट माइनस वेलोसिटी ऑफ विंड। तो वेलोसिटी ऑफ बोट दे रखा है आपको 38 जे कैप माइनस इसकी वैल्यूज को पुट किए। वेलोसिटी ऑफ विंड आपको दे रखा है यहाँ पे, विंड है 54 किलोमीटर पर आवर, तो इसकी वैल्यूज को पुट कर लिए। ये आपको दे रखा है माइनस में 54 cos 45 1/√2 आई कैप वैल्यू लिख रहे हैं, प्लस 54 अगेन साइन 45 1/√2 इंटू जे कैप ऐसा लिख लिए। क्या इसको √2 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दें, 54/2 करेंगे तो यहां से कितना आ जाएगा 27, देख लेते हैं। दैट इज 38 जे कैप माइनस 27√2 आई कैप और माइनस का 27√2 और ये आपके पास आ जाएगा जे कैप। अगर यहाँ पे रिजल्ट देखें तो पूछा क्या, व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ द फ्लैग ऑन द मास्ट ऑफ द बोट विद रिस्पेक्ट टू बोट। ओ हम लोग यहाँ पे रिवर्स लिख लिए, इसको रिवर्स कर ले रहे हैं। एक्चुअल में आपसे ये नहीं पूछा, आपसे पूछा वेलोसिटी ऑफ विंड विद रिस्पेक्ट टू बोट क्या हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या लिख लेंगे हम लोग, विल बी इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ बोट माइनस वेलोसिटी ऑफ विंड। इसको फिर से यहाँ पे रीअरेंज कर ले रहे हैं एक बार फिर से, देखिए ये हो जाएगा वेलोसिटी ऑफ बोट वेलोसिटी ऑफ विंड माइनस वेलोसिटी ऑफ बोट। अगर ऐसा है यहाँ पे तो ये वैल्यू आ जाएगा 38 में माइनस में और ये वैल्यू हो जाएगा प्लस में, तो ये माइनस में ये प्लस में और ये क्या आ जाएगा आपके पास, अगर यहाँ पे प्लस है तो ये वैल्यू आपके पास आ जाएगा प्लस में, है ना। इसको और अगर रीअरेंज किए तो ये वैल्यू आपके पास आ गया 27√2 आई कैप और ये माइनस में बचेगा आपके पास 27, सॉरी ये भी √2 हो जाएगा, ये √2 ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर लेंगे। देखो यहाँ पे इसको रीअरेंज करने में यहाँ पे फिर से इसको रीअरेंज कर ले रहे हैं, प्लस का 27 ये √2 ऊपर आएगा, है ना, बिकॉज √2 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई किए थे। तो ये वैल्यू आ गया आपके पास 27, ये आ गया प्लस का 27√2 जे कैप माइनस 38 जे कैप। √2 का वैल्यू 1.414, 27 से मल्टीप्लाई करेंगे, इसमें माइनस करेंगे तो ये वैल्यू वेरी लेस होगा इस विद रिस्पेक्ट टू दिस। तो बोल सकते हैं कि वेलोसिटी ऑफ विंड जो विद रिस्पेक्ट टू बोट, लास्ट स्टेटमेंट बोला गया विद रिस्पेक्ट टू बोट, इसका जो इफेक्टिव वैल्यू होगा वो अप्रॉक्स विल बी किधर होगा, आई कैप के लॉन्ग। आई कैप का मतलब किधर दिखा आपको, ईस्ट के लॉन्ग। तो ऑप्शन आ गया आपके पास 3। Now next question number 13. The ceiling of a long hall is 31.25 meter high. What is the maximum horizontal distance that a ball thrown with a speed of 50 meter per second can go without hitting the ceiling of the hall? एक यहाँ पे देखिए शब्द आ गया without hitting the ceiling. It means ये जो height दे रखा है it must be a maximum height for a projectile. यानी कि कुछ ऐसा बोला गया कि देखिए ऐसा यहाँ प्रोजेक्ट कर रहे हैं, प्रोजेक्शन एंगल अभी मेंशन नहीं, लेकिन ये जो हाइट होगा मस्ट बी इक्वल टू मैक्सिमम हाइट, बिकॉज स्टेटमेंट आया विदाउट हिटिंग। तो ये हो गया एच मैक्स दैट इज 31.5। यहाँ पे स्पीड दे रखा है प्रोजेक्शन का, एंगल आपको थीटा पता नहीं, ये स्पीड आपको दे रखा है यहाँ पे दैट इज 50 मीटर पर सेकेंड। ये इनिशियल स्पीड विल बी इक्वल टू 50 मीटर पर सेकेंड। तो पूछा कितनी दूरी पे जाके गिरा, तो रेंज पूछा। तो फर्स्ट केस में जानते हैं हम लोग एच मैक्स का यहाँ पे फार्मूला यूज करके एंगल ऑफ प्रोजेक्शन पता कर ले, दैट इज यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाई 2g विल बी इक्वल टू 31.25 इंटू 2 इंटू 10 इज इक्वल टू 50 इंटू 50 इंटू साइन स्क्वायर थीटा। इसको सॉल्व किया तो यहाँ से रीअरेंज करने पे आया साइन स्क्वायर थीटा विल बी इक्वल टू 1/4, तो साइन थीटा यहाँ से दिखा इक्वल टू 1/2। तो थीटा का वैल्यू आ गया 30 डिग्री, बिकॉज साइन 30 होता है 1/2 के बराबर। पूछा आपसे रेंज, तो रेंज क्या हो जाएगा, दैट इज यू स्क्वायर साइन 2 थीटा डिवाइडेड बाई जी के बराबर, अगेन यहाँ लिखे 50 इंटू 50 इंटू साइन 30 यहाँ पुट के तो साइन 60, और साइन 60 का वैल्यू √3/2 डिवाइडेड बाई 10, तो ये अप्रॉक्स में आ गया 216 मीटर। तो आंसर आपको दिखा यहाँ पे फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14. A fighter plane flying horizontally at an altitude of 8 km with speed 1080 km per hour passes directly overhead an anti-craft gun. पहले यहाँ सिचुएशन बना लेते हैं कुछ ऐसा। ये आपके पास एक गन है, ये कुछ सिचुएशन दे रखा है, यहाँ पे ये गन है, ऐसा यहाँ प्लेस्ड किया गया। एक एयरक्राफ्ट है जो इस डायरेक्शन में चलना शुरू करा,
इसकी स्पीड दे रखा है, जो कि एल्टीट्यूड यहाँ से दे रखा है 8 किलोमीटर के एबव है। ये शेल को इसने फायर किया इस स्पीड से, वो स्पीड आपको दे रखा है यहाँ पे, दैट इज 1200 मीटर पर सेकंड इसका मजल स्पीड दे रखा है, 1200 मीटर पर सेकंड के स्पीड से। तो वर्टिकल से ये शेल कोहरा यहाँ पे वर्टिकल से कितने एंगल पर, देखिए वर्टिकल शुड द गन बी फायर्ड फॉर द शेल विद मजल स्पीड टू हिट द प्लेन। ये प्लेन को कैसे हिट कर पाए यहाँ पे, तो जानते हैं कि अगर यहाँ पे जितना डिस्टेंस हॉरिजेंटली ये प्लेन यहाँ से यहाँ कवर करे, उतनी ही देर में हॉरिजेंटल डिस्टेंस कवर्ड बाय द यहाँ पे जो मजल स्पीड यानी शेल है वो भी इसका डिस्टेंस सेम हो जाए, तभी जाके इसको ये हिट करेगा अकॉर्डिंग टू कॉन्सेप्ट। तो यहाँ पे डिस्टेंस की बात करें तो जानते हैं कि ax हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में एक्सेलरेशन क्या होता है 0, तो यहाँ पे जो स्पीड होगा यानी डिस्टेंस कवर्ड बाय x विल बी इक्वल टू डिस्टेंस कवर्ड बाय y, जहाँ पे y को बोल दे रहे हैं ये एरोप्लेन है और इसको बोल दिया यहाँ पे ये आपके पास मजल स्पीड से ये वर्ड क्या नाम इसका दे रखा है आपको गन, इसको हम लोग यहाँ पे गन बोल दे रहे हैं। तो गन की स्पीड वर्टिकल से देखेंगे तो किसके बराबर हो जाएगा, बिकॉज यहाँ पे आ जाएगा कॉस कंपोनेंट, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा साइन कंपोनेंट, दैट इज v साइन थीटा, और इधर मिलेगा आपको v कॉस थीटा। तो लिख रहे हैं यहाँ पे डिस्टेंस, तो v साइन थीटा इंटू टी, समय मस्ट बी सेम टू हिट करने के लिए, समय अगर डिफरेंस होगा तो क्या होगा, ये आगे बढ़ जाएगा ये इधर निकल जाएगा, तो टाइम मस्ट बी इक्वल। तो यहीं पे इसकी स्पीड लिखेंगे v इंटू टी के बराबर, बिकॉज यहाँ पे आ गया वेलोसिटी ऑफ प्लेन इंटू टी। तो ये स्पीड आपको दे रखा मजल स्पीड 1200 इंटू लिखे हैं यहाँ पे साइन थीटा इज इक्वल टू प्लेन का स्पीड आपको दे रखा है यहाँ पे 1080 किलोमीटर पर आवर। तो 1080 इंटू 5/18 किए तो ये वैल्यू दिखा आपको 300। तो साइन थीटा का वैल्यू यहाँ से आ गया 1/4, तो थीटा का वैल्यू आ गया साइन इनवर्स दैट इज 1/4 के बराबर। तो ऑप्शन दिखा आपको यहाँ पे साइन इनवर्स 1/4 के बराबर, तो ऑप्शन आ गया 3। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15। A rocket with a lift of mass 24,000 kg is blasted upward with an initial acceleration of 2.5 meter per second square. Calculate the initial thrust of the blast. देखिए अगर यहाँ पे बात करें तो नेट फोर्स एक्टिंग ऑन, नेट फोर्स की बात करें एक्टिंग ऑन द रॉकेट विल बी इक्वल टू F माइनस mg विल बी इक्वल टू ma, न्यूटन सेकेंड लॉ से। तो F विल बी इक्वल टू mg प्लस ma दैट इज m इंटू जी प्लस a, यहाँ पे जिसको जी इफेक्टिव भी बोलते हैं। तो F विल बी इक्वल टू मास दे रखा है आपको 24,000 इंटू जी का वैल्यू यहाँ पे आपके पास 10 प्लस ये वैल्यू दे रखा है 2.5 दैट इज विल बी इक्वल टू 24,000 इंटू 12.5 के बराबर, 12.5 के बराबर। तो इसको और सॉल्व किए तो ये वैल्यू आ गया आपके पास 3 इंटू 10 टू द पावर 5 न्यूटन के बराबर। तो ऑप्शन दिखा आपको यहाँ पे सेकंड। नेक्स्ट Question number 16. A helicopter of mass 1200 kg rises with a vertical acceleration of 25 meter per second square. The crew and the passengers weigh 600 kg. Give the magnitude of the action of the rotor, the helicopter on the surrounding air. Again यहाँ पे बात करें net force, again यहाँ लिख रहे हैं हम लोग net force फ्रॉम न्यूटन सेकेंड लॉ से F माइनस एम जी विल बी इक्वल टू एम ए। तो F विल बी इक्वल टू m टाइम्स ऑफ G प्लस ए, अगेन वही अप्लाई किए। बट यहाँ पे मास की बात करें तो यहाँ पे 1200 kg तो मास सही है हेलीकॉप्टर का, साथ साथ में क्रू और पैसेंजर का भी वेट यहाँ पे ऐड किए। G का वैल्यू यहाँ पे 10 और ये वैल्यू आ गया आपके पास 25। तो इसको सॉल्व किए तो ये हो गया आपके पास 1800 इंटू ये हो गया 35, तो जिसका वैल्यू आ गया 6.3 इंटू 10 टू द पावर 4 न्यूटन। तो ऑप्शन दिखा आपको यहाँ पे 4। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17। A stream of water flowing horizontally with a speed of 30 meter per second pushes out of a tube of a cross-sectional area 3 into 10 power minus 2 meter square and hits a vertical wall nearby. What is the force exerted on the wall by the impact of water assuming it does not rebound?
देखिए हम लोग जानते हैं अगर यहाँ पे थ्रस्ट फोर्स की बात करें ड्यू टू फ्लोइंग फ्लूइड, तो थ्रस्ट फोर्स विल बी इक्वल टू एफ विल बी इक्वल टू रो इंटू वी इंटू क्यू, जहाँ पे क्यू क्या है, ये रेट ऑफ फ्लो कहलाता है, दैट इज विल बी इक्वल टू रेट ऑफ फ्लो फ्रॉम इक्वेशन ऑफ कॉन्टिन्यूटी, इट विल बी इक्वल टू ए इंटू वी। तो ये रिजल्ट आ गया रो ए इंटू वी स्क्वायर विल बी इक्वल टू थ्रस्ट फोर्स। तो यहाँ पे डेंसिटी दे रखा है, डेंसिटी ऑफ वाटर बोला गया तो 10 टू द पावर 3, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन यहाँ पे दे रखा है 3 इंटू 10 टू द पावर -2, 3 इंटू 10 टू द पावर -2, जबकि स्पीड दे रखा है यहाँ पे 30 इंटू 30। तो यहाँ से इसको सॉल्व किए तो ये वैल्यू आ गया आपके पास 2.7 इंटू 10 टू द पावर 4 न्यूटन, 3 3 9 इंटू 3 27। तो ऑप्शन दिखा आपको यहाँ पे सेकंड। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18। A block of mass 20 kg is raised by a 60 kg man in two different ways as shown in the figure. What is the action on the floor by the man in the two cases? देखिए यहाँ पे दे रखा है कि कुछ केसेस दे रखा है, कांस्टेंट वेलोसिटी से अज्यूम ब्लॉक इज रेज्ड विद कांस्टेंट वेलोसिटी, ऐसा बताया गया यहाँ पे। देखिए अगर फर्स्ट केस में बात करें, इस मैन के ऊपर एक्ट होने वाला जो नॉर्मल रिएक्शन होगा वो पूछा गया आपसे, नॉर्मल रिएक्शन, इसका यहाँ पे लगने वाला वेट mg, और अगर यहाँ पे वर्टिकली अगर आप इसको पुश करें विद कांस्टेंट स्पीड से तो इस पूरे स्ट्रिंग में एक्शन रिएक्शन पेयर बनेगा। तो जितना फोर्स आप इसके ऊपर इधर एक्सर्ट करेंगे उतना ही फोर्स ये आपके ऊपर अपवर्ड डायरेक्शन में एक्सर्ट करेगा, जिसकी वजह से आप यहाँ पे लिख पाएंगे ये अगर टेंशन T, ये टेंशन T है तो फर्स्ट केस में नेट, चूंकि एक्शन रिएक्शन फोर्स हम लोग इसकी बात कर रहे हैं ब्लॉक के लिए, तो इस पर्टिकुलर ब्लॉक के लिए इसका वेट mg, तो इसको बैलेंस कर रहा होगा। यहाँ पे नॉर्मल रिएक्शन फोर्स पूछा गया किसके बराबर होगा, तो इसका देखिए वेट यहाँ पे किसके बराबर है, यहाँ पे m इंटू जी। तो फर्स्ट केस में यहाँ लिख रहे हैं दैट इज mg प्लस t विल बी इक्वल टू नॉर्मल रिएक्शन, अगर इस सिचुएशन को a बोल दें, इस सिचुएशन को b बोल दें तो ड्यू टू a लिख रहे हैं। ठीक है, यहाँ पे ये रिजल्ट आ गया। ब्लॉक का मास लिख रहे हैं, जबकि इस मैन का मास यहाँ पे दे रखा है 60 kg के बराबर, तो ब्लॉक का यहाँ मास लिखेंगे तो t बराबर हो जाएगा mg, और इस मैन का मास यहाँ पे लिख रहे हैं तो 60 इंटू 10 प्लस ये t बराबर किसके हो जाएगा, इस mg के बराबर, दैट इज 20 इंटू 10 इज इक्वल टू नॉर्मल रिएक्शन एट द सिचुएशन a। तो ये हो गया आपके पास 600 प्लस ये हो गया आपके पास 200, तो रिजल्ट आ गया आपके पास 800 एट ए के बराबर। तो 800 में एक ही ऑप्शन दिख रहा अभी, या तो ये होगा या तो ये होगा। सेकंड केस में बात कर रहे हैं, अब यहाँ पे देखते हैं। अगेन इस केस में बात करें तो यहाँ पे इसका वेट आ गया mg के बराबर, नॉर्मल यहाँ एक्ट होगा, लेकिन इस बार टेंशन, ये क्योंकि यहाँ पुलिंग नेचर है यहाँ टेंशन का, तो इसके ऊपर एक्शन रिएक्शन फोर्स का यहाँ पे कॉम्प्लिकेशन यानी कि न्यूटन थर्ड लॉ अप्लाई करेंगे, तो टेंशन T, और यही टेंशन T यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड होगा, इसके वेट mg के बराबर होगा। तो इस बार नॉर्मल प्लस टेंशन, नॉर्मल इन सिचुएशन बी प्लस टेंशन बैलेंस करेगा इसके वेट mg को, तो नॉर्मल इन सिचुएशन बी विल बी इक्वल टू mg माइनस टी, दैट इज मास इस केस में फिर दे रखा है 600 माइनस टी का वैल्यू यहाँ पे 200 के बराबर, तो ये वैल्यू आ गया आपके पास 400 न्यूटन। तो ऑप्शन दिखा आपको यहाँ पे फर्स्ट। नेक्स्ट question number 19. The rear side of a truck is open and a box 40 kg mass is placed 4 meter away from the open end as shown in figure. The coefficient of friction between the box and the surface below it is 0.16 on a straight road. The truck starts from rest and accelerates with 2.4 meter per second square. Find the distance traveled by the truck when the box falls off the truck. Ignore the size of the ball, क्या होगा ये आपको इग्नोर करके बताना वैल्यूज क्या होगा। तो देखिए फर्स्ट केस में अगर हम लोग यहाँ पे बॉक्स की बात करें तो FBD बना लेते हैं, बॉक्स का क्या होगा, इसके ऊपर कौन कौन सा फोर्स एक्ट होगा। तो सबसे पहले इसका वेट दिखा mg, नॉर्मल रिएक्शन इस केस में, फ्रिक्शन फोर्स इस डायरेक्शन में,
इसके ऊपर एक्ट होने वाला एक शूडो फोर्स, बिकॉज ये बॉक्स कहाँ है, मूविंग ऑब्जेक्ट में। शूडो फोर्स की बात करें तो मास इनटू एक्सेलरेशन के बराबर। फर्स्ट केस में एक्सेलरेशन दे रखा है इसका और 0.16 इसका दे रखा है वैल्यूज। तो एक्सेलरेशन कितना है यहाँ पे, तो पहले ये पता करेंगे कि क्या बॉक्स के पास रिलेटिव मोशन होगा फॉल करने के लिए। वो तभी पॉसिबल है जब लिमिटिंग फ्रिक्शन की वैल्यू पता करें, दैट इज म्यू इनटू एन। अगर ये लिमिटिंग वैल्यू अप्लाइड फोर्स से कम होगा तब तो यहाँ पे मोशन होगा। लिमिटिंग वैल्यू अगर अप्लाइड फोर्स से ज्यादा हो गया तो ये ब्लॉक मूव नहीं करेगा ऑन द मोशन ऑफ द ट्रक की वजह से। तो यहाँ पे देखो लिख रहे हैं एफ लिमिटिंग विल बी इक्वल टू म्यू, म्यू का वैल्यू दे रखा है म्यू, और ये किसके बराबर होगा, mg के बराबर। ये वैल्यूज पता किए तो 0.16 मास दे रखा है आपका, मास ऑफ द बॉक्स दे रखा है 40 kg, तो 40 लिखे इंटू जी का वैल्यू 10 लिखे, तो ये आ गया 64 न्यूटन। पहले ये पता किए। अप्लाइड फोर्स के लिए इसके पास कौन सा शूडो फोर्स ब्लॉक को जो मोशन में लेकर आएगा, तो उसको लिखे मास इनटू एक्सेलरेशन। मास है इसका 40 और एक्सेलरेशन है 2.4, तो ये आ गया 96 न्यूटन। तो ये अप्लाइड फोर्स तो ज्यादा हो गया लिमिटिंग से, तो इट मींस ब्लॉक के पास तो एक्सेलरेशन होगा, ब्लॉक फॉल करेगा बैकवर्ड डायरेक्शन में। तो एक्सेलरेशन ऑफ ब्लॉक लिख ले रहे हैं कितना होगा, विल बी इक्वल टू, इसको ए डैश मान लेते हैं, विल बी इक्वल टू अप्लाइड फोर्स माइनस फ्रिक्शन फोर्स जिसका नेचर काइनेटिक हो जाएगा डिवाइडेड बाय एम। ये आ गया आपके पास 96 माइनस ये आ गया आपके पास 64 डिवाइडेड बाय 40, तो ये वैल्यू आ गया 0.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। इसके पास इतना एक्सेलरेशन आ गया 0.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। जैसे ये वैल्यू आपके पास मिला तो इस ब्लॉक को इस एक्सेलरेशन से कितना समय लगेगा फॉल होने में, तो टाइम टेकन बाय ब्लॉक, देखिए टाइम टेकन बाय ब्लॉक टू फॉल, तो s इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, रेस्ट पे था इनिशियली, एक्सेलरेशन s से चलना शुरू किया। डिस्टेंस कितना है यहाँ पे दे रखा है, कितनी दूरी पे 4 मीटर अवे, तो ये वैल्यू आ गया 4 इज इक्वल टू 0 प्लस हाफ इंटू ये आ गया 0.8 इंटू टी स्क्वायर। तो t का यहाँ पे वैल्यू आ गया आपके पास √10 सेकेंड, बिकॉज ये इससे कट हो जाएगा तो इधर 10 आ गया। उस समय में ये ट्रक कितना डिस्टेंस ट्रेवल कर लेगा ये आपको बताना है, तो डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय ट्रक। अब हम लोग लिख रहे हैं ट्रक के द्वारा कितना डिस्टेंस ट्रेवल करेगा, तो s विल बी इक्वल टू हाफ ऑफ a इंटू टी स्क्वायर, ना कि ए टी स्क्वायर, हाफ है, ये आ गया 2.4 और ये वैल्यू हो गया 10, तो ये हो गया 1.2 इंटू 10 दैट इज 12 मीटर के बराबर। तो ऑप्शन दिखा आपको यहाँ पे 3। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20। A 50 kg man stands in a contact against the inner wall of a hollow cylinder drum of radius 1 meter rotating about its vertical axis with 120 revolution per minute. The coefficient of friction between the wall and its clothing is 0.16. What is the minimum rotational speed of the cylinder to enable the man to remain stuck to the wall without falling when the floor is suddenly removed? ऐसा बोला गया, यानी एक कुछ सिचुएशन ऐसा बना कि एक रोटर है जिसपे यहाँ पे कुछ ऐसा एज्यूम कर लेते हैं जस्ट इक्वलेंट टू मास, ऐसा यहाँ पे, और ये रोटेटिंग फ्रेम में रखा हुआ है, यानी ये रोटेट कर रहा है, जिसका यहाँ पे रेडियस भी मान लेते हैं कैपिटल आर के बराबर। तो जरा एबीडी बना के देखते हैं इस ब्लॉक के पास एबीडी क्या होगा, जबकि ये वॉल कैसा है यहाँ पे रफ है, जिसका कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन म्यू दे रखा है। सबसे पहले इसके एक्ट होने वाला है इसके ऊपर फोर्स mg, इसका वेट, ये वेट mg जो होगा इसके लिए एक्सटर्नल फोर्स होगा, उस एक्सटर्नल फोर्स की वजह से मोशन होगा, तो ये फॉल करना चाहेगा डाउनवर्ड डायरेक्शन में, तो उसके जस्ट अपोजिट में एक्ट होगा फ्रिक्शन फोर्स। वॉल इधर है, वॉल इस पे एक फोर्स एक्सर्ट करेगा नॉर्मल डायरेक्शन में, जिसका नेचर कैसा होता है पुशिंग, तो ये नॉर्मल आ गया। लेकिन अगेन ये रोटेटिंग में, तो इसके ऊपर एक्ट होने वाला सेंट्रीफ्यूगल फोर्स विल बी इक्वल टू m इंटू आर इंटू ओमेगा स्क्वायर, जो एक्सिस ऑफ रोटेशन के ठीक अवे डायरेक्शन में एक्ट होता है। अगर ये फॉल नहीं करा तो इट मींस जो लिमिटिंग फ्रिक्शन है, यानी कि लिमिटिंग फ्रिक्शन मस्ट बी ग्रेटर देन आर इक्वल टू अप्लाइड फोर्स। और लिमिटिंग फ्रिक्शन की बात करें तो ये किसके बराबर होगा, म्यू एस इंटू एन ग्रेटर देन इक्वल टू अप्लाइड फोर्स, जो कि mg है। यहाँ म्यू एस इसका वैल्यू किसके बराबर हो जाएगा, n, दैट इज m इंटू आर इंटू ओमेगा स्क्वायर ग्रेटर देन इक्वल टू mg के बराबर, m कट हो गया, तो ओमेगा का वैल्यू क्या हो जाएगा √g डिवाइडेड बाई म्यू इंटू आर, सारी वैल्यूज पुट किए, g यहाँ पे 10, r का वैल्यू
1 दे रखा है और ये वैल्यू है 0.16 और R का वैल्यू यहाँ पे दे रखा है आपको 1 मीटर दे रखा है यहाँ पे। इसकी वैल्यूज को पुट करके सॉल्व किए तो ये रिजल्ट आ गया आपके पास ओमेगा विल बी इक्वल टू 7.9 दैट इज रेडियन पर सेकेंड यूनिट के साथ। तो ऑप्शन दिखा आपको यहाँ पे फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 21। An elevator can carry a maximum load of 2000 kg. Elevator plus passenger is moving up with a constant speed of 1.6 meter per second. The frictional force opposing the motion is 5000 Newton. Determine the minimum power delivered by the motor to the elevator. देखिए पावर की बात किया ड्यू टू मोशन के लिए पावर लिखेंगे P इज इक्वल टू फोर्स इंटू वेलोसिटी, ये लिखे यहाँ पे। लेकिन फ्रॉम न्यूटन सेकेंड लॉ से बात करें तो नेट फोर्स फ्रॉम न्यूटन सेकेंड लॉ, तो F बराबर क्या होता है यहाँ पे A में नेट फोर्स आपके पास दे रखा है ये F माइनस mg माइनस फ्रिक्शन फोर्स बराबर मास कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रहा है तो एक्सेलरेशन 0। तो यहाँ पे यही F बराबर हो जाएगा mg प्लस फ्रिक्शनल फोर्स जो अपोजिट डायरेक्शन में एक्ट हो रहा है, जिसकी वैल्यू आपको दे रखा है यहाँ पे 2000 इंटू जी का वैल्यू 10 लिखे और प्लस ये वैल्यू दे रखा है आपको 5000, तो ये वैल्यू आ गया आपके पास 25000 न्यूटन, ये न्यूटन के बराबर। यहाँ इसको पुट किए तो पावर विल बी इक्वल टू 25 इंटू 10 टू द पावर 3 इंटू स्पीड दे रखा है आपको 1.6, तो ये आ गया आपके पास 40 किलो वाट के बराबर। तो ऑप्शन दिखा आपको यहाँ पे 3। नेक्स्ट Question number 22. The blade of a windmill sweeps out a circle of area if the wind flows at a velocity v perpendicular to circle. Assume that the windmill converts 20% of wind's energy into electrical energy and that area A is equal to 40 meter square, v is equal to 72 km per hour and the density of air is 1.3 kg per meter cube. What is the electrical power produced? यानी आपसे आउटपुट पूछ रहा है यहाँ पे। जानते हैं हम लोग एफिशिएंसी नीटा विल बी इक्वल टू आउटपुट पावर डिवाइडेड बाय इनपुट पावर। तो यहाँ से आउटपुट पावर की बात किया गया तो विल बी इक्वल टू एफिशिएंसी इनटू इनपुट पावर। एफिशिएंसी दे रखा है यहाँ पे 20%, तो 20/100 लिखे इनटू पावर जानते हैं हम लोग यहाँ पे किसके बराबर हो जाएगा, चूंकि डेंसिटी भी दे रखा है फ्रॉम dw/dt लिख सकते हैं। फ्रॉम वर्क एनर्जी थ्योरम से क्या इसको और भी लिख सकते हैं, दैट इज dk/dt विल बी इक्वल टू 1/5, ये इससे कट हो गया। और dk/dt को लिख सकते हैं हाफ ऑफ dm/dt इंटू वी स्क्वायर। और मास बराबर क्या होता है, डेंसिटी इंटू वॉल्यूम, तो ये अगेन हो गया 1/10। मास की जगह पे लिख सकते हैं डेंसिटी इंटू वॉल्यूम, और वॉल्यूम को फिर से यहाँ पे लिख सकते हैं यहाँ पे एरिया इंटू वी के बराबर dx/dt। तो एरिया इंटू थिकनेस दैट इज dx/dt इंटू यहाँ पे वी स्क्वायर। तो रिजल्ट आ गया आपके पास 1/10 इंटू रो इंटू ए इंटू वी क्यूब के बराबर। तो यहाँ से आउटपुट पावर को इसको और रीअरेंज किए, पी आउटपुट विल बी इक्वल टू 1/10। डेंसिटी दे रखा है आपको यहाँ, डेंसिटी 1.3 kg पर मीटर क्यूब, तो 1.3 लिखे इंटू एरिया दे रखा है 40 मीटर स्क्वायर और स्पीड दे रखा है आपको 72 किलोमीटर पर आवर। तो 72 इंटू 5/18 लिखे तो ये हो गया 4, यानी आ गया 20 मीटर पर सेकेंड। तो इसको लिख सकते हैं हम लोग 20 इंटू 20, सॉल्व किए तो ये वैल्यू आ गया 41.6 किलो वाट के बराबर। दिस इज द आउटपुट पावर, तो ऑप्शन 4। नेक्स्ट
Question number 23. A pump on the ground floor of a building can pump up water to fill tank to a volume 50 meter cube in 20 minutes. If the tank is 60 meter above the ground and the efficiency of the pump is 25%, how much electric power is consumed by the pump? यानी आपसे इस बार देखिए इनपुट पूछा है, जबकि आउटपुट वो क्या कर रहा है कि 60 मीटर ऊंचाई पे वाटर को पहुंचा दे रहा है। यानी अगेन हम लोग यहाँ पे बात करें एफिशिएंसी, फिर से लिखे वही फार्मूला पी आउटपुट अपॉन पी इनपुट। तो P इनपुट क्या हो जाएगा यहाँ से, दैट इज विल बी इक्वल टू P आउटपुट डिवाइडेड बाय एफिशिएंसी। P आउटपुट को अगेन फिर से लिखे dW बाई dt डिवाइडेड बाय एफिशिएंसी। एफिशिएंसी दे रखा आपको 25%, तो क्या ये 100 डिवाइडेड बाई 25 हो गया, और dW को फ्रॉम वर्क एनर्जी थ्योरम से dk बाई dt और फ्रॉम एनर्जी कंजर्वेशन से तो क्या इसको लिख सकते हैं mgh, किसी हाइट की वजह से यानी पोटेंशियल एनर्जी इसके पास होगा, डिवाइडेड बाय टाइम लिखे। तो ये आ गया 4 इंटू मास। अब आपको मास बराबर क्या होता है, डेंसिटी इंटू वॉल्यूम। तो इसको लिखे हम लोग एक बार फिर से, डेंसिटी इंटू कैपिटल V इज द वॉल्यूम इंटू जी इंटू एच डिवाइडेड बाई टी। फिर से रीअरेंज किए तो पावर इनपुट विल बी इक्वल टू 4 डेंसिटी 10 टू द पावर 3 ऑफ वाटर का, और यहाँ पे वॉल्यूम दे रखा है आपको 50, जी का वैल्यू 10, हाइट दे रखा है यहाँ पे 60 मीटर डिवाइडेड बाई टाइम यहाँ पे दे रखा है आपको 20 मिनट। तो 20 मिनट को सेकंड में कन्वर्ट कर लिए, 20 को मिनट में और इसको सेकंड में कन्वर्ट कर लिए। ठीक है, जैसे ही इसको सॉल्व किए तो इसका रिजल्ट आ गया आपके पास 100 किलोवाट के बराबर, दैट इज 100 किलोवाट। तो ऑप्शन दिखा यहाँ पे सेकंड। नेक्स्ट, रुकिए सर अब जरा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 24. ए पर्सन ट्राइंग टू लूज वेट डाइटर लिफ्ट्स अ 15 kg मास 2000 टाइम्स टू अ हाइट ऑफ 0.8 मीटर ईच। यानी कि ये इसके बारे में आउटपुट के बारे में बताया गया। अगेन हम लोग यहाँ पे यूज करेंगे पावर आउटपुट के लिए। Assume that the potential energy lost each time he lowers the mass is dissipated. वही यहाँ पे फैट सप्लाईज 4 into 10 to the power 7 जूल ऑफ एनर्जी पर किलोग्राम दे रखा। तो अगर m ग्राम हो तो कितना हो जाएगा, उसको मल्टीप्लाई कर लेंगे इससे, विच इज कन्वर्टेड टू मैकेनिकल एनर्जी। यही इक्वेट कर देगा मैकेनिकल एनर्जी का विद 20% एफिशिएंसी रेट। हाउ मच फैट विल बी डाइटर यूज अप। तो यानी कि यहाँ पे पहले देखिए लिख सकते हैं अगेन एफिशिएंसी इज इक्वल टू आउटपुट पावर अपॉन इनपुट पावर। तो इनपुट की पहले यहाँ पे पावर पता कर लेते हैं। इनपुट विल बी इक्वल टू आउटपुट पावर डिवाइडेड बाय एफिशिएंसी। एफिशिएंसी दे रखा है 20%, तो 20 बाई 100 लिखे। अगेन यहाँ पे एक इसके बराबर आ जाएगा डी एम इंटू जी इंटू एच डिवाइडेड बाई टी के बराबर, जो कि यहाँ पे फिर से दे रखा है कि यहाँ पे 15 kg और 2000 टाइम्स ये इसको लॉस कर रहा है, और एनर्जी लॉस्ट पर सेकेंड दे रखा है यहाँ पे। तो देखिए यहाँ टी एम का वैल्यू दे रखा है 15 इंटू जी का वैल्यू 10 इंटू एच दे रखा है आपको 0.8। ऐसा करने में वो कितनी बार ऐसा किया, उसने 2000 टाइम्स किया, तो 2000 से मल्टीप्लाई कर दिया। देखिए 2000 टाइम्स किया और डिवाइडेड बाई ये वैल्यू आ गया 20, और यहाँ पे 100 से और मल्टीप्लाई कर लिया 20 बाई 100 से। ये दिखा आपको इनपुट पावर यहाँ से। अगर यहीं पे दे रखा है कि फैट सप्लाईज 4 इंटू 10 पावर 7 जूल ऑफ एनर्जी पर किलोग्राम, तो फॉर एम ग्राम मान लेते हैं यहाँ से। फॉर एम के जी के लिए बात कर ले, फॉर एम के जी एनर्जी सप्लाईज या एनर्जी यूज्ड विल बी इक्वल टू m इंटू 4 इंटू 10 टू द पावर 7। यही किसके बराबर है, इसके यहाँ पे एनर्जी के बराबर पर सेकंड के लिए लिख रहे हैं, बिकॉज इनपुट पावर ही यहाँ पे क्या हो जाएगा, एनर्जी डिवाइडेड बाई टाइम। इट इज आल्सो अ एनर्जी, और टाइम को क्या ले रहे हैं, पर सेकंड यहाँ पे, तभी टी की वैल्यू को क्या लिखे 1 सेकंड। यानी कि दोनों को इक्वेट करा दिए। 4m इंटू 10 टू द पावर 7 विल बी इक्वल टू, देखिए यहाँ से दिखा आपको 2, ये 2 से ये 2 कट हो गया, एक इससे कट हो गया, तो ये 3 और यहाँ पे 4, तो 10 टू द पावर 4 लिख लिए, 2 से 2 कट हो गया। ये वैल्यू आ गया आपके पास 15 इंटू 8 के बराबर। तो यहाँ से सॉल्व किए तो ये रिजल्ट आ गया आपके पास 30 इंटू 10 टू द पावर -3 kg, जो कि हो जाएगा 30 ग्राम के बराबर। तो ऑप्शन दिखा आपको यहाँ पे फर्स्ट। नेक्स्ट, नेक्स्ट क्वेश्चन,
A 5 kg block situated on a rough incline is connected to a spring of spring constant 200 Newton per meter as shown in the figure. The block is released from rest with the spring in the unstretched position. The block moves 15 centimeter down. देखिए जितना ये मूव करेगा उतना ही इसमें एक्सपेंशन होगा, जितना ये इंक्रीज करेगा उतना ही ये ब्लॉक नीचे जाएगा एट इक्विलिब्रियम कंडीशन में। तो एक्चुअली में 15 सेंटीमीटर आपको इसका एक्सपेंशन दे रखा है, यानी कि यहाँ पे x की वैल्यू दे रखा है जो कि डिफॉर्मेशन है। बिफोर कमिंग टू रेस्ट, यानी रेस्ट में आने से पहले फाइंड द कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन द ब्लॉक एंड द इंक्लाइन, अज्यूम दैट द स्प्रिंग हैज नेग्लिजिबल मास एंड पुल इज फ्रिक्शनलेस। तो सबसे पहले यहाँ पे बात कर सकते हैं फ्रॉम KWT वर्क एनर्जी थ्योरम से। क्या होगा यहाँ पे कि वर्क डन बाय ऑल विल बी इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी के बराबर, दैट इज डेल्टा के विल बी इक्वल टू के फाइनल माइनस के इनिशियल। रेस्ट से चला और रेस्ट पे आना है तो ये टर्म क्या हो गया 0। तो यहाँ पे वर्क कौन कौन करेगा, एक तो ग्रेविटी, दूसरा यहाँ पे वर्क डन बाय स्प्रिंग फोर्स प्लस वर्क डन बाय फ्रिक्शन फोर्स विल बी इक्वल टू 0, बिकॉज नॉर्मल के द्वारा जो वर्क होगा उसका डिस्प्लेसमेंट इधर है तो 90 डिग्री बनाएगा, इसलिए वर्क डन वहां पे क्या हो जाएगा 0। वर्क डन बाय स्प्रिंग जानते हैं -12 kx², और फ्रिक्शन फोर्स क्योंकि मोशन डाउनवर्ड है फ्रिक्शन फोर्स के अपोजिट डायरेक्शन में ऐड होगा तो ये भी क्या हो जाएगा निगेटिव, ये भी निगेटिव। तो क्या डायरेक्ट लिख लें, वर्क डन बाय ग्रेविटी विल बी इक्वल टू वर्क डन बाय स्प्रिंग फोर्स प्लस वर्क डन बाय फ्रिक्शन फोर्स। वर्क डन बाय ग्रेविटी की बात करें तो इस पे एक्ट होने वाला जानते हैं फोर्स क्या मिलेगा आपको, mg sin 30 डिग्री फ्रिक्शन फोर्स। और यहाँ पे देखिए नॉर्मल आ गया, ये आप जानते हैं यहाँ पे mg के बराबर ये हो जाएगा, और नॉर्मल यहाँ पे ये हो गया थीटा, तो ये अगेन आ गया आपके पास mg cos थीटा, और थीटा का वैल्यू यहाँ पे दे रखा है 30 डिग्री, जबकि ये इसका वेट था यहाँ पे mg के बराबर, ये आपने लिख लिया। देखिए जैसे रिजल्ट लिखे तो ये वैल्यू आ गया आपके पास, वर्क डन लिख रहे हैं तो m इंटू जी इंटू साइन 30, ये फोर्स हुआ इंटू डिस्प्लेसमेंट x लिखे विल बी इक्वल टू वर्क डन बाय स्प्रिंग फोर्स तो हाफ ऑफ kx², चूंकि माइनस में आएगा इसको उधर लेकर आए इसलिए प्लस में लिख रहा है, क्योंकि यहाँ पे टोटल रिजल्टेंट 0 के बराबर था इसलिए यहाँ प्लस लिख रहे हैं, और प्लस म्यू इंटू एन, और n किसके बराबर होगा, दैट इज mg इंटू कॉस 30 इंटू x के बराबर, x कट होता चला गया तो यहाँ पे mg साइन 30 माइनस इसको इधर ट्रांसफर किए तो हाफ ऑफ kx लिखे इज इक्वल टू म्यू इंटू mg इंटू कॉस 30 डिग्री, ऐसा लिख लिए। मास दे रखा है यहाँ पे 5, g का वैल्यू यहाँ पे 10, साइन 30 1/2 माइनस हाफ, k का वैल्यू दे रखा है आपको यहाँ पे 200, x का वैल्यू आपके पास है 15 सेंटीमीटर, तो 15 इंटू 10 टू द पावर -2 लिखे, म्यू पता करना है, ये 5 है ये 10 है, और cos 30 का वैल्यू आ गया आपके पास √3/2। देखिए यहाँ पे देखें तो ये 2 से 2 कट हो गया, ये 10 से इससे कट हो गया 15 है, ये यहाँ से इससे कट हो गया ये 25 है, तो 25 माइनस 15 तो बचा यहाँ पे 10 विल बी इक्वल टू 1/2, यानी कि हो गया 50√3 डिवाइडेड बाई 2 इंटू म्यू। तो यहाँ पे इसको रीअरेंज किए तो म्यू का वैल्यू आपके पास आ गया यहाँ से, ये 10 से 10 कट हो गया, दैट इज 2 डिवाइडेड बाई 5/√3, तो म्यू का वैल्यू आ गया आपके पास 0.23 के अप्रॉक्स में, तो ऑप्शन दिखा आपको यहाँ पे 3। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 26। A bolt of mass 0.4 kg falls from a ceiling of an elevator moving down with an uniform speed of 6 meter per second. It hits the floor of an elevator, length of the elevator 5 meter है and does not rebound. What is the heat produced by the impact? देखिए यहाँ पे elevator moving down with an uniform speed, यानी कि इसके पास कोई एक्सेलरेशन नहीं, तो यानी कि इसके पास एक्सेलरेशन नहीं है, ये दे रखा आपको स्पीड ऑफ द एलिवेटर 6 मीटर पर सेकेंड। मान लेते हैं यहाँ से ये बोल्ट है जिसका मास m है, यहाँ से फॉल करना शुरू किया तो ये कितने स्पीड से आके टकराएगा, जो कि लेंथ यानी कि इसके हाइट दे रखा है आपको इस बोल्ट के लिए, दैट इज 5 मीटर के बराबर, इसको 5 मीटर लिख लिए। ड्रॉप कर रहे हैं तो यहाँ से u हो गया 0, तो इस किस स्पीड से आके टकराएगा, तो v स्क्वायर इज इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2a इंटू एस, तो v स्क्वायर का वैल्यू 0, ये प्लस 2, और यहाँ पे a का वैल्यू जो होगा इसका मोशन अंडर ग्रेविटी होगा g 10, और यहाँ पे ये वैल्यू दे रखा है आपको s दे रखा है 5 के बराबर, तो ये आ गया v स्क्वायर इज इक्वल टू 100 के बराबर। तो जैसे ही 100 के बराबर हुए, व्हाट इज द हीट प्रोड्यूस्ड बाय द इम्पैक्ट,
तो हीट क्या हो जाएगा, लॉस इन काइनेटिक एनर्जी के बराबर, दैट इज डेल्टा के बराबर, जिसको आप लिखेंगे के इनिशियल माइनस के फाइनल। तो हीट विल बी इक्वल टू हाफ ऑफ m इंटू वी स्क्वायर, और हाफ है इसका मास दे रखा है 0.4 इंटू यहाँ पे स्पीड दे रखा है आपको, वी स्क्वायर का वैल्यू है 100 के बराबर, ये इससे कट हो गया तो ये वैल्यू आ गया 20 जूल। तो ऑप्शन आपको दिखा है यहाँ पे 4। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 27। A trolley of mass 300 kg moves with a uniform speed of 54 km per hour on the frictionless track। ठीक है, पहले यहाँ पे कुछ कंडीशन दे रखा है कि एक यहाँ पे ट्रॉली है, ये यहाँ पे मूव करना शुरू किया, मान लेते हैं इस स्पीड ये दे रखा है आपको v, जो कि है 54 किलोमीटर पर आवर। तो 5/18 से इसको मल्टीप्लाई कर लिए तो ये आ गया 15 मीटर पर सेकेंड। इसका मास दे रखा है 300 kg के बराबर। आगे बढ़े। A child of mass 60 kg runs on the trolley from one end to the other end 20 मीटर away। मान लेते हैं पहले यहाँ पे ये है, एक चाइल्ड है जिसका मास दे रखा है 60 kg 20 मीटर अवे पे। तो पहले इनिशियल कंडीशन में ये बात कर लें कि इनिशियल में मोमेंटम क्या होगा, तो दोनों एक साथ चलना शुरू कर रहे थे, तो m प्लस स्मॉल m, अगर इसकी वैल्यू को कैपिटल M मान रहे हैं, इंटू v, तो ये वैल्यूज लिख लेते हैं यहाँ पे। ये है 300 प्लस ये है 60 इंटू स्पीड दे रखा आपको 15 के बराबर, तो ये आ गया 360 इंटू 15 पी इनिशियल। ये इनिशियल मोमेंटम मिला हम लोगों को। फाइनल बोल रहा कि जैसे ये चाइल्ड अब दौड़ना शुरू करेगा तो फाइनल मोमेंटम आपको लिखना है किसके बराबर होगा, जब उन दोनों को इक्वेट करा देंगे तो ट्रॉली किस स्पीड से मूव करेगा ये पता करना है आपको, है ना। तो देखिए क्या किए, मान लेते हैं यहाँ पे ये है ऐसा कुछ सिचुएशन। अब ये अपोजिट डायरेक्शन में ये दौड़ना शुरू किया ये स्पीड v से, तो मान लेते हैं ट्रॉली आगे की तरफ बढ़ा v1 से, मान लेते हैं ऐसा। ये स्पीड आपको दे रखा है, ये वेलोसिटी ऑफ मैन है विद रिस्पेक्ट टू ट्रॉली, ऐसा है। ये वैल्यू आपको दे रखा है क्वेश्चन में, किससे 6 मीटर पर सेकंड की स्पीड से दौड़ना शुरू किया। तो एक्चुअल में यहाँ पे मोमेंटम कंजर्वेशन लगाने के लिए फ्रेम मस्ट बी सेम, तो डायरेक्ट आप ये स्पीड 6 मीटर पर सेकंड नहीं लिख सकते, बिकॉज ये स्पीड मैन या चाइल्ड का है विद रिस्पेक्ट टू ट्रॉली, और हम लोग यहाँ पे ट्रॉली की स्पीड लिख रहे हैं विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। तो इट मीन्स पहले इस मैन या चाइल्ड का भी आपको स्पीड लेकर आना होगा विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, जिसके लिए आप रिलेटिव कॉन्सेप्ट लगाएंगे। तो क्या लिखेंगे आप, वेलोसिटी ऑफ मैन with respect to trolley will be equal to velocity of man with respect to ground minus velocity of trolley with respect to ground, कुछ ऐसा लिख लिया यहाँ पे। ये वैल्यू आपको दे रखा है, वेलोसिटी ऑफ मैन विद रिस्पेक्ट टू ट्रॉली दे रखा है 6 अपोजिट डायरेक्शन में, तो -6 आई कैप लिख लिए, विल बी इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ मैन विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड पता नहीं, लेकिन ये माने हम लोग किधर v1 आई कैप पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन में। तो वेलोसिटी ऑफ मैन विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड जो कि चाइल्ड था यहाँ पे, तो उसको लिख ले रहे हैं v1 - 6 इंटू आई कैप, जिसके मैग्नीट्यूड को लिखेंगे तो ये आ जाएगा v1 - 6 मीटर पर सेकेंड, जहाँ पे v1 क्या स्पीड ऑफ द ट्रॉली when child starts running from opposite side। तो देखिए आप फाइनल मोमेंटम की बात करें तो P फाइनल मोमेंटम विल बी इक्वल टू मास ऑफ द ट्रॉली है m इंटू v1 से, जबकि ये चाइल्ड का स्पीड अब दे रखा है यहाँ पे v1 - 6, दोनों को इक्वेट करा देंगे क्योंकि इसका मास दे रखा है आपके पास 300 v1 प्लस ये 60, ये है v1 - 6 के बराबर, जो कि हो गया 300 v1 प्लस 60 v1 माइनस ये 360, तो ये आ गया 360 v1 माइनस 360 फ्रॉम कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम। तो P इनिशियल मस्ट बी इक्वल टू P फाइनल, बिकॉज सिस्टम पे इन दोनों सिस्टम के लिए एक्सटर्नल फोर्स 0 है, तो इनिशियल मोमेंटम मस्ट बी इक्वल टू फाइनल मोमेंटम, दोनों को इक्वेट करा दिए। तो ये वैल्यू आ गया आपके पास 360 इंटू 15 will be equal to 360 v1 माइनस 360। तो यहाँ से जब सॉल्व किए तो ये वैल्यू आ गया 360, अगर कॉमन ले लें इधर लाने पे तो ये 16 हो गया, तो ये 360 इंटू v1 के बराबर, तो v1 का वैल्यू आ गया 16 मीटर पर सेकेंड, बिकॉज ये इससे कट हो जाएगा। तो ऑप्शन दिखा आपको यहाँ पे फर्स्ट। नेक्स्ट
नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 28, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन इज करेक्ट। कुछ ऑप्शन दे रखा है यहाँ पे, लोड, एफर्ट और मैकेनिकल एडवांटेज। पहले देखिए यहाँ पे कुछ बात कर लेते हैं। मैकेनिकल एडवांटेज एक्चुअली होता है क्या, मान लेते हैं आपके पास ये हिंज सपोर्ट है, इसके ऊपर कोई बार है यहाँ पे जिसका कुछ वेट है m दे रखा है, तो यहाँ पे आप एक्चुअल में यहाँ पे अप्लाई कर रहे हैं एफर्ट। एफर्ट का मीनिंग होता है फोर्स रिक्वायर्ड टू डिस्प्लेस द लोड, ये कहलाता है आपका एफर्ट। देखिए यहाँ पे क्या लिख दिया हम लोग, एफर्ट लिखेंगे, विल बी इक्वल टू एफर्ट। ये होता क्या है, फोर्स रिक्वायर्ड टू रिप्लेस द लोड या टू डिस्प्लेस द लोड, टू डिस्प्लेस द लोड, रिप्लेस नहीं, टू डिस्प्लेस द लोड, ठीक है, टू डिस्प्लेस द लोड। मान लेते यहाँ पे लोड आपने रखा है, यहाँ पे ये दिस इज द लोड, ठीक है, ये हिंज पॉइंट के अबाउट आप इसको बैलेंस कर सकते हैं या मोशन में ला सकते हैं, तो ये आपका कहलाएगा लोड आर्म। यहां से यहां जिसके अबाउट ये हिंज है, दिस इज कॉल्ड लोड आर्म और दिस इज कॉल्ड एफर्ट आर्म, यानी हम लोग टॉर्क की बात करना चाह रहे हैं, ठीक है, ये आर्म हो गया। तो यहाँ लिखा हुआ मैकेनिकल एडवांटेज लोड डिवाइडेड बाय एफर्ट, तो ये ऑलवेज लोड डिवाइडेड बाय एफर्ट, ना कि आर्म। लोड डिवाइडेड बाय एफर्ट इज कॉल्ड द मैकेनिकल एडवांटेज, लोड डिवाइडेड बाय एफर्ट। लेकिन यहाँ पे ऑप्शन 4 देखें, इफ द एफर्ट आर्म इज लार्जर, अगर ये आर्म लार्जर होगा देन द लोड आर्म, इस वाले आर्म से द मैकेनिकल एडवांटेज इज ग्रेटर देन 1, चूंकि यहाँ पे जानते हैं लोड एफर्ट ये अगर ज्यादा होगा तो ये मैकेनिकल एडवांटेज में, यहाँ देखिए एफर्ट की बात नहीं कर रहा है, एफर्ट आर्म की बात कर रहा है, जो कि होता क्या है यहाँ पे टॉर्क। एक्चुअल में टॉर्क भी जानते हैं हम लोग, फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ये ज्यादा तो टॉर्क ज्यादा, टॉर्क ज्यादा तो इजिली हम लोग एफर्ट अप्लाई करके, थोड़ा सा भी एफर्ट अप्लाई करेंगे तो इस लोड को अपने अकॉर्डिंगली एडजस्ट कर सकते हैं इस हिंज के अबाउट मोशन कराने के बाद। तो ऑप्शन क्या दिखा आपको यहाँ पे, 4। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 29, a non-uniform bar of weight W is suspended at rest by 2 strings of negligible weight as shown in the figure. The angles made by the string with the vertical are 30 degree and 60 degree respectively. The bar is 5 meter long. Calculate the distance d of the center gravity of the bar from its left end. अगर यहाँ से ये एंड यहाँ से d है तो ये समझ गए यहाँ से सेपरेशन कितना हो जाएगा, 5 माइनस डी, क्योंकि टोटल डिस्टेंस यहाँ पे 5 दे रखा है। इस वाले पोर्शन पे यहाँ पे टेंशन T1, यहाँ पे टेंशन T1, यहाँ T2 के बराबर। तो यहाँ दो कंपोनेंट इस टेंशन का, एक हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में, एक वर्टिकल डायरेक्शन में, अगेन दो कंपोनेंट वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल। अगर ये 60 है तो जानते हैं अल्टरनेट एंगल, यहाँ पे ये कितना, ये 60 वर्टिकल से, तो ये भी क्या हो जाएगा 60 और ये क्या हो जाएगा आपके पास 30। तो यहाँ कंपोनेंट आ गया T1 cos 30, यहाँ पे आ गया T2 cos ऑफ 60 डिग्री और इधर आ जाएगा आपके पास T2 sin 60 विल बी इक्वल टू T1 यहाँ पे दिखेगा sin 30 के बराबर। तो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में इक्विलिब्रियम में T1 sin 30 बैलेंस करेगा T2 sin 60 को इन केस ऑफ हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन। तो T2 का वैल्यू या T1 का वैल्यू यहाँ से पता कर सकते हैं, दैट इज विल बी इक्वल टू T1 sin 30 डिवाइडेड बाई यहाँ पे sin 60 के बराबर। लेकिन यहाँ पे वर्टिकल कंडीशन की बात करें तो ये इसके वेट को mg को बैलेंस करेगा। आल्सो फॉर रोटेशनल इक्विलिब्रियम, फॉर रोटेशनल इक्विलिब्रियम, तो टॉर्क के अबाउट अगर W को 0 कर दे तो ये पूरा सिस्टम किधर जाएगा, रोटेशनल इक्विलिब्रियम में। अगर W भी पूछता हो तो इन दोनों का सम इसके वेट mg W के बराबर, और जबकि राइटवर्ड डायरेक्शन में इक्विलिब्रियम यहाँ पे ये इसके बराबर हो जाएगा। टॉर्क लिखे तो ये वाला फोर्स तो वहीं से पास करा जिसके अबाउट हम लोग टॉर्क की बात करें, इस एक्सिस के अबाउट चाहिए हम लोग को परपेंडिकुलर डिस्टेंस, तो ये फोर्स और परपेंडिकुलर डिस्टेंस तो क्या लिखे T1 इंटू कॉस ऑफ 30 डिग्री इंटू डी के बराबर, फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस विल बी इक्वल टू फोर्स एट T2 कॉस ऑफ यहाँ पे 60 डिग्री इंटू ये क्या दिखा 5 माइनस डी के बराबर। T1 T2 को रिप्लेस करना तो ये वैल्यूज यहाँ पे पुट कर देते हैं, T1 की जगह पे T2 के टर्म में भी लिख सकते हैं और T2 की जगह पे T1 टर्म में भी लिख सकते हैं। तो यहाँ पे T1 लिख रहे हैं तो T2 ये आ गया आपके पास sin 60 इंटू कॉस ऑफ 30 डिग्री डिवाइडेड बाई साइन ऑफ 30 डिग्री इंटू डी इज इक्वल टू
यह आ जाएगा T2 इंटू कॉस ऑफ 60 डिग्री इंटू 5 माइनस डी के बराबर। देखो cos 30 या sin 60 इसको धर ले चलें, इसको धर ले चलते हैं। T2 से T2 कट हो गया, जैसे इसको नीचे लेकर आए तो क्या दिखा आपको यहाँ पे tan 60 डिग्री इंटू डी विल बी इक्वल टू क्रॉस मल्टीप्लाई, ये नीचे आ जाएगा तो ये मिलेगा आपको इस बार tan 30 डिग्री इंटू 5 माइनस डी के बराबर। tan 60 कितना होता है, दैट इज √3 इंटू डी इक्वल टू ये हो गया 1/√3 इंटू 5 माइनस डी के बराबर। क्रॉस मल्टीप्लाई किए तो क्या रिजल्ट दिखा आपको, 3d इज इक्वल टू क्रॉस मल्टीप्लाई करने पे तो 5 माइनस डी तो 4d इज इक्वल टू 5, तो d इज इक्वल टू आ गया आपके पास 5 डिवाइडेड बाई 4, तो d इज इक्वल टू 1.25 मीटर। तो ऑप्शन दिखा आपको यहाँ पे 3। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 30, मैच द लिस्ट 1 एंड लिस्ट 2 दे रखा है यहाँ पे। लिस्ट 1 और लिस्ट 2 को मैच करना है। टॉर्क क्या होता है, फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो फोर्स यहाँ पे किलोग्राम मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ये मीटर स्क्वायर और आ गया तो ए का फोर्थ तो यहाँ पे 3 ऑप्शन दिखा, फर्स्ट सेकेंड एंड फोर्थ, थर्ड तो यहाँ पे रॉन्ग हो गया। एनर्जी डेंसिटी की बात करें तो UV होता है एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, तो एनर्जी की बात करेंगे तो ये हो जाएगा जूल, यानी ml स्क्वायर अगर डायरेक्ट लिखे तो ml स्क्वायर T-2 डिवाइडेड बाई ये हो जाएगा L क्यूब। तो ये वैल्यू आ गया आपके पास ml इनवर्स T-2 दैट इज किलोग्राम पर मीटर सेकेंड स्क्वायर। तो ये दिखा आपको सेकेंड बी का फर्स्ट, तो बी का फर्स्ट 2 में दिख रहा है, ये भी यहाँ से रॉन्ग हो गया। तीसरा चले प्रेशर ग्रेडियंट का मतलब होता है कोई भी फिजिकल क्वांटिटी अगर ग्रेडियंट लिखा है तो पर यूनिट लेंथ, तो यहाँ पे लिख रहे हैं प्रेशर पर यूनिट लेंथ। तो प्रेशर क्या होता है ml इनवर्स T-3 या फोर्स पर यूनिट एरिया T-2 डिवाइडेड बाई ये हो जाएगा L। तो यहाँ से मिलेगा आपको ml-2 T-2 के बराबर, यानी प्रेशर ग्रेडियंट। तो यहाँ से आपको सी का दिखा यहाँ पे थर्ड, क्योंकि ये हो जाएगा किलोग्राम मीटर स्क्वायर, ये आ गया 3। तो ए का 4, बी का फर्स्ट, सी का 3, तो ऑप्शन दिखा आपको यहाँ पे सेकंड। इंपल्स जानते हैं चेंज इन लीनियर मोमेंटम हो जाएगा, तो डी का यहाँ पे सेकंड आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 31, इन ए वर्नियर कैलिपर्स ईच सेंटीमीटर ऑन द मेन स्केल इज डिवाइडेड इनटू 25 इक्वल पार्ट्स। यानी देखिए 25 इक्वल पार्ट्स जो हैं वो इक्वल है 1 सेंटीमीटर के। तो 1 पार्ट यही तो आपको बताता है मेन स्केल डिवीजन MSD विल बी इक्वल टू 1/25, यहाँ पे दिखा सेंटीमीटर। कॉन्साइड विद 9th मेन स्केल डिवीजन, जिसमें 10th था वर्नियर स्केल। देखिए अगेन ये 10th है और यहाँ पे 9th आया। तो लास्ट टाइम भी आपको बताए थे जब ये वैल्यूज कॉन्जिक्यूटिव हो, लगातार हो, या फिर 100 हो, 99 हो, या n हो, n-1 हो या n+1, अगर ये वैल्यू n+1 है तो ये n हो, यानी वर्नियर स्केल अगर n-1 है तो ये वैल्यू यहाँ पे n-2 के बराबर हो जाए। तो ऐसी वैल्यूज के लिए हम लोग डायरेक्ट यूज करते हैं लीस्ट काउंट, जिसको वर्नियर कांस्टेंट भी बोलते हैं, विल बी इक्वल टू मेन स्केल रीडिंग, ये फार्मूला जस्ट यूज करेंगे, मेन स्केल रीडिंग डिवाइडेड बाई मिनिमम डिवीजन इन वर्नियर स्केल, मिनिमम डिवीजन इन वर्नियर स्केल, डायरेक्ट लिखा करेंगे। तो ये वैल्यू आ गया MSD और मेन मिनिमम ये कितना दे रखा आपको पास 10, और MSD का वैल्यू कितना आपके पास 1/25 इंटू 10, लेकिन ये किस में लिख रहे हैं हम लोग, सेंटीमीटर में, ये 10 है। तो पूछा क्या गया आपसे यहाँ पे mm में, तो ये कितना वैल्यू आ जाएगा सेंटीमीटर को mm में करने के लिए, तो ये कितना दिखा आपको, ये 4 इंटू 10⁻⁻2 mm के बराबर। तो ये वैल्यू पूछा गया किसके बराबर होगा, तो 4, तो ऑप्शन दिखा आपको यहाँ पे सेकंड। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 32, assertion reason based, moment of inertia of a circular disk of mass m and radius r about x and y axis passing through its plane and z axis which is perpendicular to its plane were found to be ix, iy and z respectively. The respective radii of gyration about all the three axes will be
सेम। देखिए ये स्टेटमेंट रॉन्ग दिख रहा है बिकॉज आई इज इक्वल टू, जानते हैं रेडियस ऑफ गायरेशन एम के स्क्वायर, तो के विल बी इक्वल टू अंडर रूट आई बाई यहाँ पे एम की वैल्यू। लेकिन यहाँ पे बात करें कि सर्कुलर रिंग है तो आई एक्स और आई वाई के लॉन्ग तो सेम मिलेगा आपको, भी डिस्क दे रखा है, सर्कुलर डिस्क है, तो ये वैल्यू कितना हो जाएगा, तो 1/4 एम इंटू आर स्क्वायर के बराबर। बिकॉज जो आई जेड होगा वो किसके बराबर होगा, आई एक्स प्लस आई वाई के बराबर, जिसको लिखा करते हैं हाफ ऑफ एम आर स्क्वायर। जब मोमेंट ऑफ इनर्शिया ही बदल रहा है यहाँ पे तो के का वैल्यू बदलेगा, तो असर्शन तो यहाँ पे रॉन्ग हो गया। तो बोथ असर्शन रीजन आर करेक्ट, थर्ड गलत हो गया, असर्शन गलत, ये भी गलत हो गया, बोथ असर्शन करेक्ट। तो ऑप्शन एक ही दिखा आपको यहाँ पे सेकंड। वैसे भी रिजिड बॉडी मेकिंग रोटेशनल मोशन हैज फिक्स्ड मास एंड शेप, ये करेक्ट है। तो रीजन यहाँ पे करेक्ट, असर्शन यहाँ पे रॉन्ग, तो ऑप्शन आया सेकंड। नेक्स्ट question number 33, as shown below, bob A of pendulum having mass less string of length r is released from 60 degree to the vertical. It hits another bob mass of 1/4 mass that of the mass of A is at rest on a frictionless table in the center. Assuming elastic collision, the magnitude of the velocity of bob A after the collision will be. देखिए कोलिजन कैसा बोला गया यहाँ पे, इलास्टिक। अगर इलास्टिक कोलिजन है तो जानते हैं स्पीड आफ्टर कोलिजन हो जाता है यहाँ पे अकॉर्डिंग टू फार्मूला m1 माइनस m2 डिवाइडेड बाई m1 प्लस m2 इंटू u1 प्लस 2m2 u2 डिवाइडेड बाई m1 प्लस m2। तो ये तो रेस्ट पे था तो ये टर्म क्या हो गया, जीरो। तो यहाँ से यहाँ पे पहले अगर हम लोग इनिशियल स्पीड पता कर ले तो आफ्टर कोलिजन यहाँ पे स्पीड मिल जाएगा। तो ये स्पीड पता करने के लिए एनर्जी कंजर्वेशन, तो पहले यहाँ पे देखते हैं कितना ये हाइट कवर करेगा, तो h लिखे, ये 60 है, ये रेडियस r है, तो ये जानते हैं किसके बराबर हो जाएगा, दैट इज r माइनस h के बराबर, क्योंकि ये टोटल हाइट यहाँ से यहाँ रेडियस r के बराबर है। तो पहले यहाँ पे अगर cos 60, यहाँ पे कुछ वैल्यूज भी लिख सकते हैं कि cos 60 दे रखा है, तो यहाँ पे एंगल दिखा तो बेस डिवाइडेड बाई हाइपोटेनस, तो r से r कट हो गया, 1 माइनस एच बाई आर, cos 60 का वैल्यू 1/2, तो यहाँ से 1 माइनस 1/2 इज इक्वल टू एच बाई आर, तो ये वैल्यू आ गया 1/2 इज इक्वल टू एच बाई आर। तो यहाँ से एक वैल्यू आ गया h का, दैट इज r/2, यहाँ से लिख सकते हैं अभी रिजल्ट में हम लोग। ए और बी के बीच में कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी यूज करें तो फ्रॉम कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी की बात करें तो k एट ए प्लस u एट ए विल बी इक्वल टू k एट बी प्लस u एट बी। रिलीज कर रहे हैं तो जीरो, यहाँ पे इसी को रेफरेंस मान ले रहे हैं तो ये जीरो, बिकॉज पोटेंशियल एनर्जी रेफरेंस डिपेंडेंट क्वांटिटी, इसी को रेफरेंस माने तो ये टर्म क्या आ गया, जीरो। जब बी पे पहुंचे तो काइनेटिक एनर्जी कितना हो गया, तो हाफ ऑफ m इंटू इसको नाम दिए u1, तो u1 का स्क्वायर माइनस, चूंकि अब रेफरेंस के नीचे जा रहे हैं तो माइनस लिखेंगे इसको, m इंटू जी इंटू एच के बराबर। तो ये यहाँ पे रिजल्ट आ गया, m से m कट हो गया तो u1 का वैल्यू आ गया अंडर रूट 2 इंटू जी इंटू एच के बराबर, और h की वैल्यू अभी पता की है 2 इंटू जी इंटू r/2, तो ये रिजल्ट आ गया अंडर रूट जी इंटू आर, बिकॉज 2 से 2 कट हो गया। जैसे रिजल्ट आया तो यहाँ पे पुट किए तो v1 इज इक्वल टू, फर्स्ट केस में मास m है, सेकंड केस में इसका मास m/4 डिवाइडेड बाई m प्लस m/4, और ये वैल्यू आ गया अंडर रूट जी आर के बराबर। इधर से बचा आपके पास 3m/4 और ये हो गया 5m/4, और ये आ गया अंडर रूट जी इंटू आर, m/4 कट हो गया, तो रिजल्ट बचा आपके पास 3/5 टाइम्स ऑफ अंडर रूट जी इंटू आर, तो ऑप्शन आ गया यहाँ पे 3। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 34, A particle is moving in a circular path of radius A under the action of an attractive potential energy. सर्कुलर पाथ में अगर मूव किया कोई पार्टिकल तो इसके पास लगने वाला सेंटर की तरफ जो लगने वाला फोर्स होगा उसको लिखा करेंगे सेंट्रीपिटल फोर्स Fc, जो कि ये सेंटर है। तो Fc विल बी इक्वल टू mv स्क्वायर डिवाइडेड बाई r, सेंटर तरफ एक्ट हो रहा है। तो यहाँ से पोटेंशियल एनर्जी पता कर सकते हैं जो कि दे रखा है माइनस k डिवाइडेड बाई 4r स्क्वायर। इस पोटेंशियल एनर्जी से पता कर सकते हैं कंजर्वेटिव फोर्स के अकॉर्डिंग फार्मूला F इक्वल टू माइनस du बाई dr। तो F विल बी इक्वल टू माइनस d बाई डी आर, इसकी वैल्यू पुट किए माइनस के डिवाइडेड बाई 4r स्क्वायर, डिफ्रेंशिएट किए तो ये माइनस से माइनस प्लस हो गया, लेकिन जब ये ऊपर आएगा तो ये दिखेगा आपको माइनस
2k डिवाइडेड बाई 4 इंटू आर क्यूब, जो कि आ जाएगा माइनस, ये प्लस हो गया था, माइनस का k डिवाइडेड बाई 2 इंटू आर क्यूब। और यही फोर्स प्रोवाइड कर क्या करा देगा इसको, सेंट्रीपिटल फोर्स। और सेंट्रीपिटल फोर्स का मीनिंग क्या हो गया कि ये डायरेक्शन प्रोवाइड कराएगा, इसलिए इसके मैग्नीट्यूड को लिखेंगे। क्योंकि हम लोग यहाँ पे मैग्नीट्यूड की बात कर रहे हैं तो ये डायरेक्ट यहाँ पे नेगेटिव साइन क्या हो जाएगा, पॉजिटिव। एक बार फिर और लिख लेते हैं, सेंट्रीपिटल फोर्स क्या हो जाता है, mv² डिवाइडेड बाई आर इक्वल टू माइनस k डिवाइडेड बाई 2r क्यूब। r से r कट हो गया, फिर यहाँ से हाफ से दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर लिए ताकि यहाँ से आप लिख सके 4r²। ये तो काइनेटिक एनर्जी है, और काइनेटिक एनर्जी ऑलवेज पॉजिटिव क्वांटिटी है, तो ये फोर्स में नेगेटिव साइन क्या बताएगा, सिर्फ डायरेक्शन, क्योंकि टुवर्ड्स ये सेंटर तरफ एक्ट हो रहा है। तो काइनेटिक एनर्जी की बात करेंगे तो इसको क्या लिखेंगे, मॉड ऑफ माइनस k डिवाइडेड बाई 4r², दैट इज k डिवाइडेड बाई 4r²। पूछा गया आपसे टोटल एनर्जी, टोटल एनर्जी क्या हो जाएगा, पोटेंशियल एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी, दोनों की वैल्यू पुट किए तो आंसर क्या दिखा आपको, 0। तो ऑप्शन आया फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 35। A stone tied to a string of length L is whirled in a vertical circle with the other end of the string at the center. At a certain instant of time, the stone is at its lowest position and has a speed of u. The magnitude of change in its velocity at it reaches the position where the string is horizontal. It means ये दिखा आपको कि ये ऐसा यहाँ पे लोवेस्ट पोजीशन पर था जहाँ पे इसके पास वेलोसिटी था u, इस पॉइंट को a बोले। हॉरिजॉन्टल होने का मतलब ये हाफ सर्कल कवर करता हुआ यहाँ पे स्पीड आ गया v, जबकि ये इसका डिस्टेंस यहाँ पे रेडियस r और r मान लिया सेंटर से है। इस पॉइंट को बोल देते हैं यहाँ पे ये b है। तो a और b के बीच में एनर्जी कंजर्वेशन का यूज करके पहले ये लिख सकते हैं, बताइए चेंज इन वेलोसिटी क्या होगा, उसका मैग्नीट्यूड पूछा गया। तो चेंज इन वेलोसिटी दैट इज डेल्टा v विल बी इक्वल टू वेक्टर क्वांटिटी, तो v फाइनल माइनस v इनिशियल। फाइनल दे रखा है आपको v j कैप, जबकि इनिशियल दे रखा है आपको u इंटू आई कैप। तो इसका मैग्नीट्यूड क्या हो जाएगा, तो अंडर रूट v² प्लस u²। तो ये गिवन क्वांटिटी v को हम लोग एज्यूम किए, v को एज्यूम किए, तो v को अननोन क्वांटिटी है। तो a और b के बीच में इस वैल्यू को पता करने के लिए एनर्जी कंजर्वेशन, चूंकि आपको यहाँ पे हाइट दे रखा है, एनर्जी दे रखा है, और एक्सटर्नल फोर्स सिस्टम में क्या है, 0। तो यहाँ से लिख सकते हैं फ्रॉम कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी से, तो k एट a प्लस u एट a विल बी इक्वल टू k एट b प्लस u एट b। अगर a पे रेफरेंस मान है तो हाफ ऑफ m इंटू u², रेफरेंस मान है तो 0 इक्वल टू हाफ ऑफ m इंटू v² पॉइंट b पे। रेफरेंस के ऊपर गए तो प्लस m इंटू g, और कितना ऊपर गए यहाँ पे h r जो है वो r के बराबर, तो वो लिख लिए। m कट हो गया, तो क्या यहाँ से 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो v² विल बी इक्वल टू आ गया u² माइनस 2g इंटू आर के बराबर। लेकिन r को यहाँ पे चूंकि लेंथ बोला गया तो हम लोग यहाँ पे l भी लिख सकते हैं, इसको लेंथ l, तो यहाँ से फिर से रीअरेंज कर ले रहे हैं। तो v² इक्वल टू u² माइनस 2g l के बराबर यहाँ पुट कर दिए। तो डेल्टा v का मैग्नीट्यूड जो पूछा गया था तो अंडर रूट ये वैल्यूज पुट किए, तो u² माइनस 2gl प्लस u², तो ये वैल्यू आ गया अंडर रूट, यहाँ से 2 कॉमन ले लिए, u² माइनस gl कंपेयर करना था इस वैल्यू से। तो यहाँ पे देखिए x/4 की जगह पे लिखा हुआ है 2, तो x का वैल्यू कितना आ गया आपके पास 8, तो ऑप्शन दिखा आपको यहाँ पे 4। नेक्स्ट Question number 36. A rod of length 8L is bent right angle keeping one side length as 3L, तो अदर साइड का 5L हो जाएगा। The position of the center of mass of the system. देखिए यहाँ पे दो सिस्टम दिखा आपको, एक x एक्सिस के लॉन्ग है, एक y एक्सिस के लॉन्ग है। जो सेंटर ऑफ मास लिख रहे हैं x एक्सिस के लॉन्ग, चूंकि यूनिफॉर्म डेंसिटी है, एक ही यहाँ पे मास यूनिफॉर्म डेंसिटी का बना हुआ रॉड है, तो इसके लिए जो यहाँ पे लैम्डा होगा वो सेम होगा। तो डायरेक्ट हम लोग फॉर्मूला लिख सकते हैं L1x1
प्लस L2x2 डिवाइडेड बाई L1 प्लस L2। तो L1 यहाँ पे टोटल लेंथ दे रखा आपको 3L, इसका x1 जो पोर्शन होगा सेंटर ऑफ मास का ओरिजिन से कहाँ पे होगा, जस्ट मिडिल पे, चूंकि यूनिफॉर्म का है ये बना हुआ रॉड, तो 3L/2 प्लस इसका लेंथ दे रखा है 5L और x एक्सिस के लॉन्ग नहीं तो y एक्सिस के लॉन्ग लाई करेगा, इसलिए क्या लिखे इसको 0, ये हो गया 3L प्लस 5L। तो ये वैल्यू आ गया आपके पास 9L, 3 × 3 हो जाएगा 9L कट हो गया, ये 8 9L डिवाइडेड बाई 16 और L का वैल्यू क्वेश्चन में दे रखा है 16, तो 9 डिवाइडेड बाई 16 × 16 दैट इज ये आ गया 9 सेंटीमीटर। सिमिलरली ऐसे ही y सेंटर ऑफ मास की बात करें तो लिखेंगे L1, सॉरी यहाँ से फिर से इसको लिख ले रहे हैं, मास नहीं, यहाँ पे चूंकि मास के टर्म के बजाय लेंथ के टर्म में लिख रहे हैं, तो L1y1 प्लस L2y2 डिवाइडेड बाई L1 प्लस L2 के बराबर। लेंथ दे रखा है इसका 5L, सेंटर ऑफ मास का पोर्शन जस्ट हाफ में, ये वैल्यू आ गया 3L, लेकिन सेंटर ऑफ मास y के लॉन्ग है ना कि x के लॉन्ग, तो इसको क्या लिख ले यहाँ पे 0 के बराबर, और ये फिर यहाँ पे रीअरेंज किए तो ये कितना दिखा आपको 25 डिवाइडेड बाई 16 इंटू L, तो 25 इंटू 16 इंटू L का वैल्यू 16 लिखे तो ये आ गया 25 सेंटीमीटर। तो पूछा आपसे पोजीशन, तो R सेंटर ऑफ मास विल बी इक्वल टू x सेंटर ऑफ मास i कैप प्लस y सेंटर ऑफ मास j कैप दैट इज 9i कैप प्लस यहाँ पे 25, सॉरी ये है 25 ना कि 16, प्लस 25 यहाँ पे j कैप, तो ऑप्शन दिखा आपको यहाँ पे फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 37, angular momentum of a single particle moving with constant speed along circular path, it is not an elliptical path, सर्कुलर पाथ में है किसी एक पोर्शन पे, चूंकि जानते हैं यहाँ पे स्पीड क्या होता है सर्कुलर पाथ में मोशन होने के लिए, सेम यहाँ पे कांस्टेंट, ये देखिए कुछ ऐसा। पर्टिकुलर इस पॉइंट के अबाउट देखेंगे तो जानते हैं एंगुलर मोमेंटम L इक्वल टू R क्रॉस P के बराबर या फिर R क्रॉस MV के बराबर। यहाँ पे स्पीड ऐसा है तो R पहले ऐसे लिखे, V क्रॉस किए तो थंब किधर आया, आउटवर्ड डायरेक्शन में। सिमिलरली अगर इसके लिए देखें इस वाले पार्टिकल के लिए तो ये इसका पोजीशन है, तो पहले राइट हैंड थंब रूल के अकॉर्डिंग R ऐसे लिए V इधर, तो थंब किधर आया, बाहर, ऐसे लिए थंब बाहर। किसी भी डायरेक्शन में देखेंगे तो थंब क्या आ जाएगा, आउटवर्ड डायरेक्शन, मतलब डायरेक्शन रिमेन सेम। और चूंकि यहाँ पे स्पीड रिमेन सेम, चूंकि सर्कुलर मोशन परफॉर्म कर रहा है तो रिमेन सेम इन मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन, तो ऑप्शन दिखा आपको यहाँ पे 3। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 38, a hollow sphere is rolling without slipping on a horizontal plane. The ratio of the linear kinetic energy of the center of mass of the sphere and rotational kinetic energy. देखिए रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी की बात करें तो k रोटेशनल विल बी इक्वल टू हाफ इंटू आई इंटू ओमेगा स्क्वायर, विदाउट स्लिपिंग के है तो i की जगह पे mk स्क्वायर और ये v स्क्वायर डिवाइडेड बाई r स्क्वायर, बिकॉज v बराबर r ओमेगा वैलिड, तो इसको लिख सकते हैं हाफ हाफ m इंटू वी स्क्वायर इंटू के स्क्वायर बाई आर स्क्वायर। तो k जो रोटेशनल होगा वो k स्क्वायर डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर टाइम्स होगा k ट्रांसलेशनल के। तो आपसे पूछा गया कि यहाँ पे k ट्रांसलेशनल डिवाइडेड बाई k रोटेशनल क्या हो जाएगा, तो ये दिखेगा आर स्क्वायर डिवाइडेड बाई के स्क्वायर। तो यहाँ से जान रहे हम लोग कि ये रिजल्ट कैसा है, ये दे रखा आपको हॉलो स्फीयर, और हॉलो स्फीयर के लिए मोमेंट ऑफ इनर्शिया आई विल बी इक्वल टू 2/3 m इंटू आर स्क्वायर इज बी इक्वल टू एम के स्क्वायर। तो के स्क्वायर बाई आर स्क्वायर का वैल्यू कितना आ जाएगा आपके पास, दैट इज 2/3, तो आर स्क्वायर बाई के स्क्वायर कितना हो जाएगा, दैट इज विल बी इक्वल टू ये 2/3 3/2 के बराबर। तो ये वैल्यू आ गया आपके पास 3/2, तो ऑप्शन दिखा यहाँ पे 4। नेक्स्ट Question number 39, statement based. When a capillary tube is dipped into a liquid, the liquid neither rises nor falls in the capillary. The contact angle may be 0. देखिए स्टेटमेंट तो रॉन्ग हो गया, बिकॉज हम जानते हैं कैपिलरी राइज विल बी इक्वल टू 2t इंटू कॉस थीटा, जहाँ पे थीटा कॉन्टेक्ट एंगल डिवाइडेड बाई रो इंटू जी इंटू आर के बराबर। इफ अगर थीटा की वैल्यू 0 भी ले लें यहाँ पे, तो कॉस 0 का वैल्यू कितना होता है यहाँ पे 1 के बराबर, ना कि 0 के बराबर। तो h इज नॉट इक्वल टू 0, तो फर्स्ट स्टेटमेंट तो यहाँ पे रॉन्ग हो गया। तो स्टेटमेंट 1 इज फॉल्स।
अब सेकंड के बारे में बात करें, द कॉन्टेक्ट एंगल बिटवीन अ सॉलिड एंड लिक्विड इज अ प्रॉपर्टी ऑफ द मटेरियल ऑफ द सॉलिड एंड लिक्विड एज वेल। ये करेक्ट बात है, कॉन्टेक्ट एंगल डिपेंड करता है, तो ये स्टेटमेंट हो गया करेक्ट। तो 1 इज फॉल्स बट स्टेटमेंट सेकंड इज करेक्ट, तो ऑप्शन दिखा आपको यहाँ पे फर्स्ट, तो ऑप्शन आ गया आपके पास यहाँ पे फर्स्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 40, टू वायर्स ए एंड बी आर मेड ऑफ सेम मटेरियल। सेम मटेरियल बोलने का मतलब यहाँ पे यंग्स मॉडुलस दोनों का सेम, रेशियो ऑफ लेंथ दे रखा है एंड डायमीटर्स दे रखा है, बोथ द वायर्स आर स्ट्रेच यूजिंग सेम फोर्स। तो यंग्स मॉडुलस की बात करें तो y इज इक्वल टू एफ स्ट्रेस डिवाइडेड बाई स्ट्रेन, दैट इज डेल्टा एल बाई एल, दैट इज इसको लिख सकते हैं एफ इंटू एल डिवाइडेड बाई डेल्टा एल इंटू ए को पाई डी स्क्वायर डिवाइडेड बाई 4। तो पूछा यहाँ से डेल्टा एल, चूंकि फोर्स को यहाँ पे सेम कर दिया, मटेरियल सेम है, कांस्टेंट हो गया, बाकी 4 यहाँ पे ये है, तो डेल्टा एल प्रोपोर्शनल दिखा है एल बाई डी स्क्वायर डायमीटर के। तो यहाँ से लिख सकते हैं डेल्टा L1 डिवाइडेड बाई डेल्टा L2, क्योंकि पूछ रहा है देयर रेस्पेक्टिव एलोंगेशन क्या हो जाएगा, विल बी इक्वल टू L1 डिवाइडेड बाई L2 इंटू D2 डिवाइडेड बाई D1 का होल स्क्वायर। तो यहाँ पे L1 बाई L2 दे रखा है 1/4, 1/4 लिखे, और D2 बाई D1 का वैल्यू दे रखा है, यहाँ पे रिवर्स हो जाएगा, चूंकि LA बाई LB है, तो ये हो जाएगा 6 डिवाइडेड बाई 1 का होल स्क्वायर, ये हो गया 36 डिवाइडेड बाई 4, दैट इज ये कितना आ गया आपके पास 9:1 के बराबर। तो ऑप्शन दिखा यहाँ पे 3। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 41, द नॉर्मल डेंसिटी ऑफ अ मटेरियल इज रो एंड इट्स बल्क मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी इज के, द मैग्नीट्यूड ऑफ इंक्रीज इन डेंसिटी ऑफ मटेरियल व्हेन द प्रेशर P इज अप्लाइड यूनिफॉर्मली ऑन ऑल द साइड्स विल बी। देखिए हम लोग जानते हैं बल्क मॉडुलस की बात करें तो कैपिटल B विल बी इक्वल टू वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेस डिवाइडेड बाय वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन। चूंकि प्रेशर चारों तरफ से अप्लाई कर रहे हैं तो यहाँ पे वॉल्यूम क्या होता है, यहाँ पे चेंज होता है, वॉल्यूम डिक्रीज करता है बिना शेप को बदले हुए, तभी बल्क मॉडुलस की बात करते हैं यहाँ पे। तो डेल्टा V डिवाइडेड बाई विल बी इक्वल टू माइनस टाइम्स ऑफ डेल्टा P डिवाइडेड बाई B। इसी B को उसने कैपिटल K कहा क्वेश्चन में, बाद में रिप्लेस कर देंगे। और सिंस हम लोग जानते हैं वॉल्यूम इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रो होता है, तो डेल्टा V बाई V इक्वल टू माइनस का डेल्टा रो बाई रो, नहीं तो आप मैग्नीट्यूड फॉर्म में भी लिख सकते हैं। इसी की वैल्यू आ गया माइनस डेल्टा रो डिवाइडेड बाई रो। तो आपसे फ्रैक्शनल चेंज के बजाय पूछ रहा कि यहाँ पे चेंज क्या होगा, मैग्नीट्यूड इंक्रीज द डेंसिटी, दैट इज डेल्टा रो पूछा गया। तो ये रो टाइम्स ऑफ डेल्टा P डिवाइडेड बाई B दिखा। अब इसको रीअरेंज कर लेते हैं अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। डेल्टा P की जगह पे P दिया गया इंटू रो, B की जगह पे K बोला गया, तो P रो बाई K। तो ऑप्शन दिखा आपको यहाँ पे 4। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 42, 800 gram solid cube having an edge of length 11 centimeter floats in water. How much volume of the cube is outside the water? देखिए फ्लोटेशन की बात करें तो फ्लोटेशन के केस में अगर नेट फोर्स ऑन द बॉडी इज 0 तो वो बॉडी फ्लोट करना शुरू करता है। उस केस में B मस्ट बी इक्वल टू mg के बराबर, जहाँ पे इसको लिखते हैं डेंसिटी ऑफ लिक्विड इनटू वॉल्यूम इनसाइड इनटू g के बराबर, विल बी इक्वल टू डेंसिटी ऑफ सॉलिड इनटू टोटल वॉल्यूम इनटू g के बराबर। यानी कि वॉल्यूम ऑफ इनसाइड पोर्शन बाई टोटल वॉल्यूम की बात करें तो विल बी इक्वल टू डेंसिटी ऑफ सॉलिड डिवाइडेड बाई डेंसिटी ऑफ लिक्विड। तो यहाँ पे पूछा कि आउटसाइड पोर्शन कितना है, तो उसके बजाय हम लोग अगर इनसाइड पता कर लेते तो कितना पोर्शन वॉल्यूम का मौजूद होगा क्यूब का इनसाइड द लिक्विड में, वो भी लिक्विड कैसा दे रखा आपको, वाटर। तो हम लोग जानते हैं कि यहाँ पे वॉल्यूम की बात करें, वॉल्यूम इनसाइड वाटर, वॉल्यूम ऑफ द क्यूब इनसाइड की बात करें तो क्या रिजल्ट मिलेगा भाई, तो वॉल्यूम इज इक्वल टू मास डिवाइडेड बाय डेंसिटी। तो मास आपको दे रखा है 800 ग्राम और डेंसिटी ऑफ वाटर 1000 kg पर मीटर क्यूब या फिर 1 ग्राम पर सीसी। तो ये वैल्यू आ गया आपके पास 800 सेंटीमीटर क्यूब। ये कहाँ पे आ गया आपके पास, इनसाइड। तो पूछा क्या गया, आउटसाइड। तो टोटल वॉल्यूम की पहले बात करें, टोटल वॉल्यूम पता कर लेते हैं। टोटल वॉल्यूम ऑफ क्यूब विल बी इक्वल टू साइड का क्यूब, जो कि क्या होता है, ये दे रखा आपको 11। तो 11 इंटू 11 इंटू यहाँ पे 11, यहाँ पे दिखेगा 10 टू ये सेंटीमीटर क्यूब में। तो ये रिजल्ट आपके पास आ जाएगा सेंटीमीटर क्यूब में। तो 11 इंटू 11 इंटू 11 का यहाँ पे वैल्यूज जब पुट कर लेंगे तो यहाँ से रिजल्ट आपको मिल जाएगा, कितना यहाँ पे वैल्यूज आ जाएगा वो पता कर लेते हैं।
तो ये वैल्यूज आपके पास दिखेगा 1331, ये वैल्यू आ गया 1331 सेंटीमीटर क्यूब। तो ये आउटसाइड कितना होगा तो पता कर लेते भाई, आउटसाइड वॉल्यूम। तो टोटल है आपके पास 1331 और इनसाइड वाला पोर्शन कितना था आपके पास, दैट इज आया 800। तो इसकी वैल्यूज को यहाँ पे पुट कर दिए, तो ये वैल्यूज आपके पास 800 था और इसकी वैल्यूज को पुट कर दिए, तो ये वैल्यू आ गया 531 सेंटीमीटर क्यूब के बराबर इतना पोर्शन आउटसाइड होगा। तो ऑप्शन लिखा सेकंड। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 43। If the terminal speed of a sphere of gold density 19.5 kg per meter cube is 0.8 meter per second in the viscous liquid density 1.5 kg per meter cube, find the terminal speed of a sphere of silver, जो कि इसका डेंसिटी और सेम साइज इन द सेम लिक्विड दे रखा है। देखिए टर्मिनल वेलोसिटी की बात करें तो VT विल बी इक्वल टू 2/9 R स्क्वायर इंटू जी इंटू रो माइनस सिग्मा सॉलिड और लिक्विड का डिवाइडेड बाई नीटा कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी। तो ये टर्मिनल वेलोसिटी प्रोपोर्शनल किसके दिखा, तो रो माइनस सिग्मा, चूंकि सेम स्फीयर बोला गया डायमेंशन में, सेम साइज का है, सेम लिक्विड यहाँ पे दे रखा है और यहाँ पे सेम मटेरियल का बना हुआ है, तो वो लिख लिया। सॉरी, टर्मिनल स्पीड यहाँ पे डिफर कर रहा है। टर्मिनल स्पीड ऑफ स्फीयर ऑफ सिल्वर डेंसिटी दे रखा है सेम साइज का, क्या होगा इन द सेम लिक्विड, तो नीटा यहाँ पे विस्कोसिटी भी सेम होगा, तो V प्रोपोर्शनल टू दिस। तो क्या लिख सकते हैं यहाँ पे, ये लिख लेते हैं गोल्ड के लिए डिवाइडेड बाई ये आ गया सिल्वर के लिए, विल बी इक्वल टू डेंसिटी ऑफ गोल्ड लिख रहे हैं तो ये कितना दिखा आपको 19.5, जबकि लिक्विड का यहाँ पे डेंसिटी दे रखा है आपको 1.5, ये फिक्स हो गया 1.5 लिखना। ये रिजल्ट आया आपके पास 10.5 माइनस का आ गया ये 1.5, ये वैल्यूज को देखे 5 में 5 चला गया, ये आ गया आपके पास 18 डिवाइडेड बाई ये वैल्यू 5 में 5 कट हो गया, ये आ गया 9, तो ये कितना दिखा आपको 2। तो वेलोसिटी ऑफ सिल्वर में पूछा गया है ना, इसमें दे रखा है। तो वेलोसिटी ऑफ सिल्वर के केस में क्या हो जाएगा, तो वेलोसिटी ऑफ गोल्ड डिवाइडेड बाई 2 लिखे, जो कि था 0.8 डिवाइडेड बाई 2 विल बी इक्वल टू 0.4 मीटर पर सेकेंड। तो ऑप्शन आया आपके पास सेकेंड। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 44। If m is the mass of the water that rises in a capillary tube of radius r, then mass of the water which will rise in the capillary tube of radius 3r। देखिए मास की बात करें, एक्चुअल में आप जानते होंगे डायरेक्ट यहाँ पे रिजल्ट भी आप लिख सकते थे। ये यहाँ पे कितना अमाउंट ऑफ वाटर राइज करेगा अगर इसका हाइट h है, तो ये अमाउंट यानी कि आपसे मास पूछा गया, तो मास बराबर होता है क्या, डेंसिटी इंटू वॉल्यूम। यहाँ से आप लिख सकते हैं डेंसिटी इंटू वॉल्यूम, और यहाँ पे डेंसिटी वॉल्यूम को क्या लिख सकते हैं, पाई आर स्क्वायर इंटू एच के बराबर, तो डेंसिटी इंटू पाई इंटू आर स्क्वायर, जबकि ये होता है 2t cos थीटा डिवाइडेड बाई रो जी इंटू आर। तो एक आर से आर कट हो गया, तो मास डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेडियस दिखा, तो यहाँ से आप लिख सकते हैं m1 बाई m2 विल बी इक्वल टू r1 बाई r2, और पहले का रेडियस r है फिर 3r है, तो यहाँ से m2 का वैल्यू आ गया आपके पास 3m के बराबर। तो ऑप्शन दिखा आपको यहाँ पे 4। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 45। Spherical balls of radius r falling in a viscous fluid of viscosity neta with a velocity v. The retarding viscous force acting on the spherical ball. Retarding मतलब viscous force, तो Fv will be equal to 6 pi neta r into v, जो कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है रेडियस के और साथ साथ में वेलोसिटी के। तो ऑप्शन दिखा आपको यहाँ पे फर्स्ट। ये था आज आपका डिस्कशन स्टूडेंट्स। होप सो आप लोगों का पेपर अच्छा हुआ होगा। थैंक यू सो मच।